वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी अनुवाद के बारे में। और हिंदी अनुवाद में जो कल आपकी परीक्षा में अर्थात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, उन्हीं के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और उनके उत्तर को आपको कैसे लिखना होगा। ठीक है, तो बीए फोर्थ सेमेस्टर में आपको हिंदी अगर आप पढ़ते हैं तो आपको हिंदी अनुवाद पढ़ना पड़ता है। अगर नहीं जानते तो आपको मैं फिर से बता दूं, हिंदी अनुवाद का सिलेबस और हिंदी अनुवाद से रिलेटेड और भी मॉडल पेपर ऑलरेडी मैंने अवेलेबल करवा दिए हैं। महासंग्राम वीडियो भी दे दी, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो ये लिखित मॉडल पेपर होगा। लिखित मॉडल पेपर का मतलब होता है कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों को एक ही वीडियो में मैं बताने का प्रयास करता हूं। तो आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके ऐसे हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और एक बात मैं और आपको बता दूंगा कि थोड़ा सा आवाज़ मेरी भारी भारी सी लग रही होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो आप सभी लोग उसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे क्योंकि दिक्कत है गले में। ठीक है, तो इसीलिए आवाज़ थोड़ा मोटी या भारी टाइप की आ रही होगी, तो आप लोग उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन कल परीक्षा है, आप लोगों के इतने कमेंट आ गए कि तबीयत ख़राब होते हुए भी एक प्रकार से मुझे आपके लिए आना ही पड़ा। और आपका यही प्यार मुझे बार बार खींच लेता है और इसी प्यार को लेकर के एक प्रकार से मैं आप अपना जो है क्या बोलता हूँ, सब कुछ जो हमारे पास जो भी मैं तुच्छ छोटा बहुत कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है वो आपको देने का प्रयास करता हूँ, ताकि जो है इससे अगर मेरे जीवन से या मेरे होने से किसी का या मेरे एक दिन के पढ़ा देने से आपका भला हो जाता है और इतना भला हो जाता है कि सबके सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से, तो मैं क्यों ना उसको करूं और मैं क्यों ना आपको एक प्रकार से मॉडल पेपर दूं और क्यों ना परीक्षा के अंत समय तक आपके साथ रहूं। चाहे जो भी हो जाए, तो चाहे लाख तोहफा आए और क्या है गाना, तो वो सब चाहे जो भी हो, चाहे जितनी मुश्किलें आए। क्या बोला था हमने कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो तो बगल से निकल चलो। तो आइए उसी बगल से निकल चलने के प्रोसेस में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदी अनुवाद बीए चतुर्थ सेमेस्टर द्वितीय वर्ष में आपको पढ़ना होता है। देखिए, 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ। राम मनोहर लोहिया का पेपर मैं बता दूं तो 3 खंडों में उसका भी पेपर बटा हुआ होता है। खंड आ, बा और सा। खंड आ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और 3 नंबर का एक प्रश्न होता है। 2 घंटे का पेपर होता है राम मनोहर लोहिया का। ठीक है, जबकि अधिकतर विश्वविद्यालयों के पेपर 3 घंटे के होते हैं लिखित टाइप के। लेकिन राम मनोहर लोहिया का पिछले जो है सेमेस्टर से ही आप देख रहे होंगे कि 2 घंटे का पेपर होता है। 2 घंटे के पेपर में अति लघु उत्तरीय की संख्या 10 तो देनी होती है। इसके अलावा 4 लघु उत्तरीय प्रश्नों को करना होता है जिनकी शब्द सीमा होती है 150 शब्द। ठीक है, और पहले 200 शब्द होती थी। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आपको 4 क्वेश्चन दिखेंगे जिनमें से केवल आपको 2 प्रश्न करने हैं। 450 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। पहले 500 शब्दों में आपको उत्तर लिखना होता था 2 प्रश्नों के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ कैटेगराइजेशन है। यहाँ पर 4 क्वेश्चंस यानी पहले 5 प्रश्न पूछे जाते थे लघु उत्तरीय के, अब 4 ही क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी अति लघु उत्तरीय में कोई संशोधन नहीं। तो देखें, खंड आ की अगर बात की जाए तो सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। 50 शब्दों में आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए, एक दूसरा हमारा चैनल है बीए करेकर यूट्यूब चैनल, तो बीए करेकर यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वहाँ पर आप जाइएगा तो इसका यानी कि जो जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का हिंदी का और एक विश्वविद्यालय का और हिंदी का पेपर हुआ था, तो दोनों लिखित टाइप के पेपर हैं और दोनों इसी चैनल पर उस वीडियो को हमने अपलोड कर दिया। तो आप जाइएगा तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, अनुवाद किसे कहते हैं। तो अनुवाद के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप समझें अनुवाद। अच्छा, महासंग्राम वीडियो में इन सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अनुवाद क्या है भाई। अनुवाद की अगर बात की जाए तो अनुवाद का मतलब होता है, आपको पता होगा, इसमें एक प्रकार से वद धातु से मिल करके बना है। ठीक है, उसमें प्रत्यय और उपसर्ग मिला करके तो बनता है अनुवाद। अनुवाद माने होता है दोबारा से एक प्रकार से निर्माण करना या पुनः निर्माण। ठीक है, तो अनुवाद शब्द का प्रयोग संस्कृत साहित्य में ऋग्वेद काल से ही होता आ रहा है। और अनुवाद शब्द को वर्तमान संदर्भ में अगर आप देखिएगा तो भारतीय और पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है। अनुवाद के बारे में अपने अपने मत रखे हैं, अपने अपने विचार दिए हैं।
हालांकि जैसे कि बात किया डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की, तो भोलानाथ तिवारी बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा देते हैं अनुवाद की। वो कहते हैं कि एक भाषा में व्यक्त जो विचार होते हैं उनको यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति के द्वारा जब हम दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास करते हैं तो वही प्रयास हमारा या वही प्रक्रिया अनुवाद कहलाता है। ठीक है, यानी एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति के द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद कहलाता है। यानी कि जो कंटेंट जो है एक प्रकार से अंग्रेजी में लिखा है उसी कंटेंट को हिंदी में लिखना या हिंदी में उसी कंटेंट को बताना, ये होता है अनुवाद। समझ रहे हैं चीज़ों को, यानी कंटेंट या विषय वस्तु लगभग समान रहे या यथासंभव समान हो सके, ऐसा भोलानाथ तिवारी कहते हैं। जबकि देवेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि विचारों को एक भाषा से दूसरे भाषा में रूपांतरित करना ही अनुवाद कहलाता है। तो ये होता है आपका अनुवाद। अनुवाद का मतलब होता है दोबारा से किसी बात को कहना। तो एक भाषा में पहले से बात कही जा चुकी है, अब उसी बात को दूसरी भाषा में कहना। अनुवाद में दो चीज़ें बड़ी मुख्य होती हैं, एक होती है स्रोत भाषा और एक होती है लक्ष्य भाषा। ठीक है, तो स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का ज्ञान एक अनुवादक को बड़े अच्छे तरीके से होना चाहिए, तभी वह एक प्रकार से अनुवाद अच्छा कर पाएगा। इसके अलावा उसको कोश के बारे में जानकारी होनी चाहिए और दोनों भाषाओं से रिलेटेड जो कल्चर है उन कल्चर के बारे में, वहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक चीज़ों के बारे में जानना होता है। और ताकि जो है भावात्मक रूप से अगर इन दोनों भाषाओं से जुड़ा हुआ है या एक प्रकार से कल्चरल बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है कोई अनुवादक, तो बड़े अच्छे तरीके से दोनों भाषाओं का अनुवाद कर पाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी परिभाषिक शब्द जैसे या सांस्कृतिक शब्द हो गए जिनको एक प्रकार से अगर आप उसकी संस्कृति को समझेंगे तभी जान पाएंगे। तो उन सभी अनुवाद करते समय एक अनुवादक को एक प्रकार से दिक्कत महसूस होती है। तो कहीं ना कहीं पे अनुवादक को स्रोत भाषा मतलब कि जिस भाषा से अनुवाद करना है उसको स्रोत भाषा कहते हैं, और जिस भाषा में अनुवाद करना है उसको बोलते हैं लक्ष्य भाषा। ठीक है, यानी लक्ष्य साध करके उस भाषा में कन्वर्ट करना होता है। तो जिस भाषा का अनुवाद होता है वो स्रोत भाषा, जिस भाषा में अनुवाद होता है वो लक्ष्य भाषा। ये दो बातें आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, लिपि अंतरण। लिपि अंतरण किसे कहते हैं भैया? तो लिपि अंतरण की बात की जाए तो भाषाएं जो होती हैं वो लिपियों में लिखी जाती हैं और अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। लिपियां मतलब होता है लिखने की शैली। जैसे यहाँ पर ये लिखा है मशीनी अनुवाद या लिपि अंतरण लिखा हुआ, तो ये लिखा हुआ देवनागरी में। अगर इसी लिपि अंतरण को अगर आप दूसरे लिपि में लिखें तो इसे आप लिखेंगे लिपि अंतरण। ठीक है, ये आप लिखेंगे लिपियांतरण इस प्रकार से, इतना लंबा। तो ये हो जाएगा, ये क्या होगा, लिपियांतरण आपने लिखा, ये एक प्रकार से अंग्रेजी की लिपि है अर्थात रोमन लिपि हो गई, और ये आपकी देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी लिपि जो है वो हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। समझ रहे चीज़ों को? तो ये लिखा जो आपके समक्ष ये सारी चीज़ें लिखी हैं देवनागरी लिपि में है। बगल में शुक्ला स्टडी पॉइंट आपको दिख रहा है रोमन लिपि में है। तो ये होता है लिपि, यानी जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है शब्दावली, तो इसको बदल देना इस लिपि में कि अंग्रेजी में उसको लिख दिया। शब्दावली को आप लिख दे SHABDA और WALI शब्दावली। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप लिख दे तो वो हो जाएगा आपका लिपियांतरण। मतलब समझ में आ गई बातें? यानी विचारों के साथ ही साथ या भाषा के साथ ही साथ जब लिपियों का भी एक प्रकार से परिवर्तन होता है तो उस प्रक्रिया को हम लिपियांतरण कहते हैं। समझ रहे चीज़ों को? यानी कि लिपि प्लस अंतरण दो शब्दों से मिलकर के बना है लिपियांतरण, यानी एक भाषा की लिपि को दूसरी भाषा की लिपि में लिखना, यही लिपियांतरण कहा जाता है। कैलाश चंद्र भाटिया जी बड़े गदगद शब्दों में कहते हैं, बड़े अच्छे शब्दों में कहते हैं कि लिपियांतरण से तात्पर्य लिपि का अंतरण करना होता है। लिपि का अंतरण माने होता है कन्वर्जेशन, दूसरे भाषा में बदलना, उसको बोलते हैं लिपियांतरण। और संस्कृत में लिपियांतरण के लिए एक प्रकार से संस्कृत में खास करके लिपियांतरण शब्द का प्रयोग जो है लिपियों के अंतरण के लिए किया जाता है, और इसीलिए लिपियांतरण इसको हिंदी में भी ले लिया गया उसी शब्द में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर प्रश्न, मशीनी अनुवाद। मशीनी अनुवाद का मतलब जैसे कंप्यूटर के माध्यम से और आप जो है आजकल मोबाइल के माध्यम से बड़े बड़े मतलब एप्लीकेशन है, ऐसे जैसे गूगल ट्रांसलेटर एप्लीकेशन है कि आप किसी भी भाषा का अनुवाद किसी भी भाषा में कर सकते हो।
तो मशीनी अनुवाद होता है मशीन के द्वारा किया गया अनुवाद। अच्छा, मशीनी अनुवाद जो होता है वो भावों का अनुवाद नहीं कर पाता है। वो एक प्रकार से अगर आप सोचो कोई कविता लिखी, जैसे कामायनी महाकाव्य है, हिंदी में लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, अगर उसको कोई व्यक्ति चाहे कि अंग्रेजी में उसका अनुवाद कर दिया जाए तो वो एक शब्दों का तो अनुवाद कर पाएगा, यानी शाब्दिक अनुवाद कर पाएगा, लेकिन वो भाव अनुवाद नहीं कर पाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो भाव अनुवाद की दृष्टि से अगर देखें तो मशीन अनुवाद जो है एकदम से बेकार है, लेकिन अगर शाब्दिक अनुवाद की दृष्टि से देखें तो जो एक प्रकार से मशीनी अनुवाद है वो बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और आप देखिए वर्तमान समय में अनुवाद की इतनी महत्ता बढ़ गई है, इतनी महत्व बढ़ गया है कि अनुवाद जो है हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगी भूमिका निभा रहा है। आपको बता दूं, मशीनी अनुवाद का मतलब होता है मशीन अथवा कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करना। और 3 प्रक्रियाएं होती हैं मशीनी अनुवाद की। पहला विश्लेषण, दूसरा अंतरण और तीसरा पुनर्गठन। पहले तो विश्लेषण किया जाता है कि किस भाषा का किस भाषा में अनुवाद करना है, मटेरियल क्या क्या दिया हुआ है। फिर एक भाषा से दूसरे भाषा में अंतरण किया जाता है। फिर उसके बाद में पुनर्गठन, जिससे कि उसमें पुनरीक्षण, मूल्यांकन, इन सभी को देखा जाता है कि भाई अनुवाद जो हुआ है वो सही है, गलत है, उसमें क्या त्रुटियाँ हैं, क्या और सही करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मशीनी अनुवाद की 3 प्रक्रियाएं होती हैं और इन्हीं तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा कंप्यूटर जो होता है किसी भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करता है। आपको बता दूं कि मशीनी अनुवाद जो होता है 2 अलग अलग भाषाओं के बीच कंप्यूटर या मशीन के माध्यम से की गई एक भाषिक प्रक्रिया होती है, जिसमें मशीनी कार्यक्रम को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि वह जो स्रोत भाषा होती है, यानी जिस भाषा का अनुवाद करना है उस भाषा के पाठ अथवा उसमें निहित जो संदेश या जो विचार, जो कंटेंट होता है, जो मूल वस्तु या मूल सामग्री होती है, उसकी मूल गुणवत्ता को, मतलब जो मुख्य क्वालिटी उसकी है या मूल गुणवत्ता है उसकी, मतलब जो वास्तविक चीज़ें, मतलब जो उसका कंटेंट है मुख्य रूप से, उसी कंटेंट के साथ लक्ष्य भाषा में सरलतापूर्वक किया जा सके, वो होता है लक्ष्य भाषा। मतलब जिस भाषा में आपको अनुवाद करना है उसी मूल कंटेंट को आप जब उस भाषा में कर दे तो वो होता है एक प्रकार से मशीनी अनुवाद। समझ में आई चीज़ें। अनुवाद शब्द की मैंने आपको बता दिया था अनुवाद शब्द के बारे में कि अनुवाद जो है वो अनुपसर्ग के द्वारा लगाया गया है। अनुपसर्ग जो है लगा करके, और आप देखते हैं प्रत्यय लगाया गया, उसमें कौन सा प्रत्यय लगाया गया, घने प्रत्यय लगा करके। वद धातु में जब घने प्रत्यय लगाते हैं और अनुपसर्ग लगाते हैं तो बनता है आपका अनुवाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते और वही चीज़ जब मशीन से, तो मशीनी अनुवाद मतलब मशीन के द्वारा किया गया अनुवाद। आगे देखिए, चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, आंसू अनुवाद। आंसू अनुवाद क्या होता है? आंसू अनुवाद की अगर बात की जाए तो आंसू अनुवाद जो होता है वो बड़ी एक प्रकार से, जैसे आंसू अनुवाद की आजकल बड़ी एक प्रकार से आवश्यकता भी है, क्योंकि जब बड़े बड़े नेता जो होते हैं हिंदी अगर जानते हैं वो, और किसी अंग्रेजी भाषी प्रदेश में गए या तमिल भाषी प्रदेश में गए, भारतीय नेताओं की मैं बात करूं तो तमिल चूँकि उतनी जल्दी सीख नहीं पाएंगे, तो वो हिंदी में अगर भाषण दे रहे हैं तो उसको एक तमिल वाला बंदा होगा वहीं पर खड़ा रहेगा और तुरंत उसको कन्वर्ट करके तमिल में बताएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसू अनुवाद जो होता है कि 2 व्यक्ति खड़े आपस में बात कर रहे हैं तो भी बीच में एक प्रकार से दुभाषिया का काम करने वाला जो अनुवादक होता है वो अनुवादक आंसू अनुवादक होता है। तो यानी एक प्रकार से क्या होता है, दुभाषिया कर्म होता है आंसू अनुवाद। और इसमें मूल वक्ता के वक्तव्य को लक्ष्य भाषा यानी अनुदित पाठ में दुभाषिया के द्वारा तुरंत और तत्काल जो है भाषांतरण किया जाता है। और इसके लिए आंसू अनुवादक का भाषा का ज्ञान बड़ा गहन होना चाहिए, बड़ा गहरा ज्ञान होना चाहिए, संपूर्ण ज्ञान उसको होना चाहिए और प्रमाणिक ज्ञान उसके पास होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है भाषणों में या कोई वार्ताएं हो रही, उन वार्ताओं में, अनुबंधों में, इन सभी अनुवाद के लिए एक प्रकार से बिना किसी कोश या संदर्भ ग्रंथ के ही आपको तुरंत जो है बिना किसी मटेरियल के आपको वहाँ पर खड़ा करना, जो आपके दिमाग में है बस उसी के माध्यम से आपको अनुवाद करना है। इसीलिए कहा जाता है कि पुस्तक में लिखी विद्या और दूसरे के हाथ में गया धन वक्त आने पर काम नहीं आता है। तो पुस्तक में अगर विद्या लिखी है, अगर आप उसको नहीं पढ़ रहे हैं तो लिखी तो बहुत सारी ज्ञान, तो पुस्तक में बहुत सारे ज्ञान लिखे हैं, लेकिन आपके दिमाग में क्या ज्ञान लिखा हुआ है ये आपको एक प्रकार से बहुत लाभ देता है। और पुस्तक में तो भाई बहुत सारा ज्ञान है, पुस्तक कोई भी खरीद करके रख सकता है, लेकिन ज्ञान हर कोई नहीं प्राप्त कर सकता है। बड़ी मेहनत और कठिन संघर्ष के बाद में ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो आपको बता दूं आंसू अनुवाद जो होता है वो ज्ञान वाले व्यक्ति के लिए होता है कि वो दोनों भाषाओं का मर्मज्ञता रखता हो, ज्ञान रखता हो
और इसके अलावा प्रशासनिक मामलों में, विधिक मामलों में, इसके अलावा राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मामलों में अच्छा जानकार होना चाहिए, ताकि जब एक भाषणकर्ता जो होता है, यानी जैसे कि कोई नेता है, तो वो जब भाषण देता है तो उसमें कई प्रकार की भाषा, मतलब कई प्रकार के शब्दावलियों का प्रयोग करता है। वो शब्दावलियाँ विभिन्न क्षेत्रों से रिलेटेड होती हैं, तो कहीं ना कहीं पे अगर अनुवाद, जो आंसू अनुवाद करता है, वो उन भाषाओं का अंतरण नहीं कर पाया उस भाषा में, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और इसीलिए उसको जानकार होना चाहिए। तुरंत अनुवाद करना पड़ता है। कोई किताब, कोई ग्रंथ, कोई कोश उसके पास नहीं होता है। उसे केवल भाषा ज्ञान ही नहीं, बल्कि उन दोनों देशों के इतिहास, संस्कृति, समाज का भी ज्ञान अच्छे मात्रा में रखना चाहिए। और आज की प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में आप देखते हैं जो आंसू अनुवादक हैं, उनकी आवश्यकता लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से ये हो गए आंसू अनुवाद। ठीक है, आंसू अनुवाद आपको पता होगा यार। आंसू अनुवाद का मतलब, जैसे राहुल गांधी अभी जब भाषण बोल रहे थे और जिस भाषण पे उनको बर्खास्त किया गया है सदन से, तो वो एक प्रकार से वो दुभाषिया तो ही बोल रहा था उनके बगल में, एक प्रकार से वो बोल रहे थे हिंदी में, और वो तमिल में या जिस भाषा में जहाँ पर गया था उस भाषा में बोल करके सुना रहा था। तो वो होता है आंसू अनुवाद। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अगर समझ में आ गया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके बताओ कि हाँ भैया समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, कोश के प्रकार बताइए। कोश माने होता है डिक्शनरी जो होती है, उसी के प्रकार आपसे पूछा रहा। कोश माने होता है इकट्ठा रखना। अब कोश माने क्या होता है, एक प्रकार से जो भाषा के शब्द होते हैं उनकी डिक्शनरी होती है। ठीक है, जैसे अच्छा डिक्शनरी कई प्रकार की होती है, अब उसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है भाई कोश कितने प्रकार के होते हैं। तो कोश की बात की जाए तो 3 प्रकार के होते हैं कोश, और मैंने ऑलरेडी बताया भी। एक होता है आपका पहला व्यक्ति कोश, दूसरा होता है पुस्तक कोश, और तीसरा होता है भाषा कोश। ठीक है, तो जो व्यक्ति कोश होता है या कोश, इसमें क्या होता है, जब किसी एक साहित्यकार के साहित्य में जो शब्दों का प्रयोग होता है और उसको आप ध्यान में रख करके किसी कोश को बनाते हैं, किसी डिक्शनरी को बनाते हैं, तो वह कोश व्यक्ति कोश कहलाता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे राम भक्ति शाखा के कवि हैं महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी, तो गोस्वामी बाबा की रचना, मतलब गोस्वामी बाबा ने जितने रचनाएँ करी हैं उन सभी रचनाओं को ध्यान में रख करके एक प्रकार से कोश बनाया जाए, उनके शब्दों को इकट्ठा करके, तो वो होता है व्यक्ति कोश। ठीक है, या विलियम शेक्सपियर के तमाम प्रकार के शब्दों को इकट्ठा करके एक डिक्शनरी बना दी जाए, या एक प्रकार से मतलब उनके बढ़िया बढ़िया शब्दों को, या जो है जयशंकर प्रसाद जी या मैथिली शरण गुप्त या किसी भी साहित्यकार के शब्दों को इकट्ठा करके, उसके संपूर्ण जीवन के तमाम प्रकार के शब्दों को इकट्ठा करके एक कोश निर्माण कर दिया जाए, तो ये होता है व्यक्ति कोश। यानी व्यक्ति, एक विशेष व्यक्ति के लिखे गए ग्रंथों को पढ़ने के बाद में, तमाम प्रकार के ग्रंथों को पढ़ने के बाद में, और उसके द्वारा एक कोश का निर्माण कर दिया जाए, तो वो होता है मतलब पुस्तक, मतलब सॉरी, वो होता है आपका, वो क्या होता है, वो होता है व्यक्ति कोश। और दूसरा कोश क्या है, दूसरा जो कोश होता है, दूसरा कोश होता है पुस्तक कोश। पुस्तक कोश मतलब कि जैसे कि अगर पर्सनल एक पुस्तक से रिलेटेड कंटेंट को इकट्ठा करके डिक्शनरी बनाई जाए, जैसे कि रामचरितमानस गोस्वामी बाबा की रचना है, तो केवल रामचरितमानस के ही शब्दों को उठा करके और बना लिया जाए कोई डिक्शनरी। या कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो कामायनी से उठा करके तमाम प्रकार के शब्दों को एक कोश बना लिया जाए, तो वो होता है पुस्तक कोश। या विलियम शेक्सपियर के एक रचना को उठा करके और उनकी रचना से तमाम प्रकार के शब्दों को बना लिया जाए, या एक प्रकार से मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत, या इसी प्रकार से तमाम प्रकार के रामधारी सिंह दिनकर की रचना बहुत सारी है, जैसे कि उर्वशी हो गई, तो इन सभी के शब्दों को उठा करके, मतलब एक पर्टिकुलर पुस्तक के शब्दों को उठा करके और डिक्शनरी बना देना, वो कहलाएगा आपका पुस्तक कोश। किसी एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को ध्यान में रख करके उसके द्वारा जो किए गए ग्रंथ हैं या बोले गए शब्द हैं उनको इकट्ठा करके और एक पुस्तक कोश का, मतलब एक कोश का निर्माण कर लेना, और व्यक्ति कोश कह जाएगा। पुस्तक कोश एक पर्टिकुलर पुस्तक, व्यक्ति कोश एक पर्टिकुलर व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की बात हो रही है। ठीक है, और पुस्तक मतलब पूरी पुस्तक के शब्दों को इकट्ठा करके। ठीक है, और भाषा कोश की अगर बात की जाए, तीसरा क्या होता है आपका भाषा कोश। भाषा कोश में क्या होता है, अच्छा भाषा कोश अकेला भी हो सकता है, किसी एक भाषा का, 2 भाषा का भी हो सकता है, और कई भाषाओं का भी हो सकता है। ठीक है, एक भाषा वाले कोश को एक भाषिक कोश,
दो भाषा वाले कोष को द्विभाषिक कोष और मतलब कई भाषा के कोष को हम बहुभाषिक कोष कहते हैं। आपको बता दूं, ऐसे कोष वर्णनात्मक कोष, इस मतलब ये 3 प्रकार के होते हैं भाषा कोष। एक होता है वर्णनात्मक कोष, एक होता है ऐतिहासिक कोष और एक होता है तुलनात्मक कोष। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने समझा चुका हूँ। हालांकि आपको बता दूं, जो भाषा कोष होता है एक तो अंग्रेजी से, जैसे एक होता है वर्णनात्मक कोष। वर्णनात्मक मतलब क्या होता है कि भाई उसका वर्णन किया जाएगा, वो जो शब्द हैं उनका वर्णन किया जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी में दिया तो अंग्रेजी में उसका वर्णन, ठीक है, हिंदी में दिया हिंदी में उसका वर्णन हो गया। इसके अलावा ऐतिहासिक कोष होता है कि उन शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है वो ध्यान में रख करके एक प्रकार से कोष का निर्माण किया जाए, उनको पहले रखा जाए। तुलनात्मक कोष का मतलब होता है कि एक दूसरे से तुलना की जाए, एक भाषा से दूसरी भाषा को या एक शब्द से दूसरे शब्द को तुलना करके लिखी जाए, तो होता है तुलनात्मक कोष। अच्छा, भाषिक कोष में ही आप देखते हैं हिंदी डिक्शनरी भी होती है, यानी हिंदी के शब्द का अर्थ हिंदी में ही लिखा होता है। अंग्रेजी डिक्शनरी होती है और हिंदी अंग्रेजी डिक्शनरी भी होती है कि हिंदी के शब्द हैं और अंग्रेजी का शब्द इधर लिखा हुआ है, तो हिंदी अंग्रेजी डिक्शनरी है। अंग्रेजी हिंदी डिक्शनरी भी है, हिंदी अंग्रेजी उर्दू डिक्शनरी भी है, मतलब ये कई भाषाओं की। तो ये होते हैं कोष के प्रकार। छठा प्रश्न आप देखिएगा, परिभाषिक शब्दावली क्या होती है। परिभाषिक शब्दावली, ये सब आपसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा परीक्षा में, याद कर लीजिएगा। परिभाषिक शब्द की अगर बात की जाए तो परिभाषिक शब्द की परिभाषा को देते हुए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी बड़े ज़बरदस्त विद्वान हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, इनकी पुस्तकें भी आपको मार्केट में भाषा विज्ञान की मिल जाएंगी। तो भोलानाथ तिवारी जी की अगर बात की जाए तो इन्होंने परिभाषिक शब्द की परिभाषा दी है। कहा कि परिभाषिक शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं जो केवल विभिन्न विज्ञानों और शास्त्रों में सुनिश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं तथा जिनकी उन विज्ञानों और शास्त्रों के संदर्भ में परिभाषा दी जाती है या दी जा सकती है, तो वो होते हैं परिभाषिक शब्द। जैसे कि अद्वैतवाद दर्शन जो होता है वो भी एक परिभाषिक शब्द है, कथानक एक परिभाषिक शब्द है, आलोचना भी एक परिभाषिक शब्द है, क्रिया विशेषण परिभाषिक शब्द है, व्याकरण, ये सब एक प्रकार से परिभाषिक शब्द है। इसी प्रकार से आप देखते हैं इन सभी क्षेत्रों में प्रयोग भी तमाम प्रकार के शब्द, जैसे कि आप देखते हैं परिभाषिक शब्दों में आप देखते हैं जैसे अपील हो गया, डिसमिस्ड हो गया, आर्टिकल हो गया, बजट है, कैबिनेट है, इसके अलावा कैडर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, डिफेक्टो है, ये सब शब्द भी परिभाषिक शब्द हैं। तो परिभाषिक शब्द का मतलब सीधा सा होता है कि जिसकी एक प्रकार से परिभाषा दी जा सकती हो, जिसकी और जिसके अर्थ को बांध दिया जाता है, जिसका अन्य मतलब उस शब्द का कोई अन्य अर्थ अलग अर्थ नहीं निकलता है, उस शब्द का वही अर्थ निकलता है जो निर्धारित होता है कि भाई फला शब्द का फला अर्थ है, वो ये होता है परिभाषिक शब्द। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी परिभाषिक शब्दों से और भी प्रश्न को हमने रखा है लघु उत्तरी में, उसको और समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विधि अनुवाद क्या होता है। विधि अनुवाद मतलब होता है कानूनी अनुवाद। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब कि विधि अनुवाद में प्रत्येक शब्द का अपना विशेष महत्व होता है और इसमें भावार्थ नहीं शब्दार्थ महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, विधि अनुवाद की अगर बात की जाए या प्रशासनिक अनुवाद की बात की जाए या कार्यालयीय अनुवाद की बात की जाए तो इन सभी अनुवाद में भाव अनुवाद नहीं चलता है। इन सभी में आपका चलता है कौन सा अनुवाद, शब्द अनुवाद। मतलब अगर कंप्यूटर का भी अनुवाद होगा तो चल जाएगा। ठीक है, चूँकि इसमें संवेदनाएं और भावात्मकता यानी इमोशनल जो है रिलेटिविटी नहीं होती, एक प्रकार से इमोशनल अट्रैक्शन नहीं होता है या इमोशनली एक प्रकार से कोई बात नहीं कही जाती है। इसमें तथ्य पे बातें होती हैं और तथ्य जो होता है एक प्रकार से या अधिकतर बातें परिभाषिक शब्दावलियों में होती हैं। और चूँकि परिभाषिक शब्दावलियों का जो एक प्रकार से अर्थ है वो निश्चित होता है और यही कारण है कि जब कभी हम किसी ऑफिस वगैरह का अनुवाद करते हैं या करवाते हैं तो उसमें शाब्दिक अनुवाद होता है, ना कि उसमें एक प्रकार से वो अनुवाद होता है भाव अनुवाद होता है। ठीक है, तो ये होता है विधि अनुवाद। विधि अनुवाद में क्या होता है, इसमें शब्दार्थ का अनुवाद होता है, शब्दों का अर्थ स्पष्ट किया जाता है, एक शब्द का एक ही अर्थ अपेक्षित होता है और इस प्रकार के अर्थ की भाषा पूरी तरह तकनीकी प्रकृति की होती है, परिभाषिक तकनीकी की होती है और इसमें अलंकारिकता, ध्वन्यात्मकता, व्यंग्यात्मकता इन सभी की किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है, मतलब विधि अनुवाद में किसी प्रकार का अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़ सकते हो आप, कोई अलंकारिकता, कोई चमत्कारिकता आप भाषा में नहीं कर सकते हैं। जो लिखा है उसका सीधा सीधा अंग्रेजी में आपको बस अनुवाद कर देना, या हिंदी में लिखा है तो अंग्रेजी में लिखा तो हिंदी में डायरेक्ट आपको अनुवाद कर देना है, बस केवल शब्दों का अनुवाद कर देना है। ज़्यादा आपको उसमें व्यंग्यात्मकता, ध्वन्यात्मकता, अलंकारिकता
को ध्यान में नहीं देना है बिल्कुल भी। और इसमें स्पष्टता अनिवार्य होती है। अनुवाद जितना स्पष्ट होगा, विधि अनुवाद उतना ही सरल और उतना ही अच्छा माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 8वां प्रश्न है, सृजनात्मक अनुवाद किसे कहते हैं। सृजनात्मक अनुवाद में क्या होता है कि मूल पाठ को अनुवाद के अत्यधिक निकट लाने का सार्थक प्रयास किया जाता है। और इस प्रक्रिया में, सृजनात्मक अनुवाद प्रक्रिया में क्या होता है, ध्यान रखने योग्य बात ये होती है कि मूल पाठ का अनुवाद केवल भाषांतर नहीं होता है, बल्कि वह एक सृजनात्मक कर्म होता है। ये मतलब जितना कुछ एक प्रकार सर्जन किया, आपने सीखा, तो उन सीखे हुए अनुभवों का प्रयोग भी इसमें होता है। यह एक जटिल, कृत्रिम, आवश्यक और एक दृष्टि से सृजनात्मक प्रक्रिया है। इसमें असाधारण एवं उच्च कोटि की प्रतिभा की आवश्यकता होती है। और एक अनुवाद अपने आप में उच्च कोटि का हो सकता है, परंतु कोई भी अनुवाद मूल पाठ का स्थान नहीं ले सकता है। तो मूल रचना के देश काल एवं उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित हुए बिना सफल अनुवाद नहीं किया जा सकता है। तो सृजनात्मक अनुवाद का सीधा सा मतलब होता है कि जो अनुवाद करता है वो संस्कृति और कल्चर को भी वहाँ पर सीख करके जब उन सभी चीज़ों का समावेश करे, यानी सांस्कृतिक अनुवाद या सृजनात्मक अनुवाद मतलब जो एक प्रकार से समाज और सांस्कृतिक चीज़ों को ध्यान में रख करके किया जाता है। अगर सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं का नॉलेज एक अनुवादकर्ता को नहीं है तो सृजनात्मक अनुवाद करने में सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये होता है सृजनात्मक अनुवाद। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अनुवाद में पुनरीक्षण और मूल्यांकन का क्या मतलब होता है। तो अनुवाद में पुनरीक्षण का सीधा सा मतलब होता है, जैसे अनुवाद हो गया तो पुनरीक्षण मतलब होता है दोबारा से एक बार अवलोकन करना, दोबारा से मूल पाठ से मिलाना उसको कि भाई इसमें क्या कमियां रह गई हैं, और कमियां रह गई तो उसमें संशोधन क्या करना है और क्या क्या सुधार करना चाहिए, ये होता है पुनरीक्षण। मतलब अनुवाद की जांच जो होती है ये विभिन्न स्तरों से की जाती है, और जहां अपेक्षित आवश्यकता प्रतीत होती है वहां पर अनुवाद में सुधार भी किया जाता है पुनरीक्षण में। आपको बता दूं, अनुवाद का जो व्यक्ति पुनरीक्षण करता है उसे पुनरीक्षक कहा जाता है, और पुनरीक्षक अनुदित पाठ में केवल सुधार या संशोधन कर उसे और बेहतर बनाने का पूरा प्रयास करता है। यानी पुनरीक्षण का सीधा सा मतलब होता है कि रीचेक करना। रीचेक का मतलब क्या होता है कि दोबारा से जांचना कि जो अनुवादकर्ता ने अनुवाद किया है, अच्छा पुनरीक्षक और अनुवादकर्ता अलग अलग होने चाहिए। अगर एक ही व्यक्ति वही अनुवाद किया और उसी को ही चेक करना है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अनुवादकर्ता और पुनरीक्षक को हमेशा अलग अलग व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे में क्या होगा कि अनुवादकर्ता की जो त्रुटियां होंगी या उसके दिमाग से जो एक प्रकार से गलतियां हुई हैं, उन्हीं गलतियों को सुधारने का काम करता है पुनरीक्षक। चूँकि एक बार वो गलती कर चुका अनुवादक, तो दोबारा से दूसरा कोई व्यक्ति उसको अच्छे तरीके से अगर चेक करेगा तो कोई संवेदना नहीं होगी, और वो बताएगा कि भाई फला जगह पे गलतियां हैं, इसको सुधारा जाना चाहिए। तो पुनरीक्षण में जो संशोधन किया जाता है, जो गलतियां होती हैं उनमें, यानी अनुवाद में अगर गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, तो उन्हीं गलतियों और त्रुटियों को सुधारना एक प्रकार से पुनरीक्षक का काम होता है। पुनरीक्षक को मिला करके चेक करता है कि अनुवाद सही है अथवा गलत। गलत नहीं देखता, कि जो गलत है उसको सही करवाता है पुनरीक्षक। ठीक है, अनुवाद में मूल्यांकन की अगर बात की जाए तो मूल्यांकन जो होता है, अनुवाद का मूल्यांकन अनुवाद कला का मूल्यांकन होता है। ठीक है, अनुवादक रचना का अनुवाद चाहे जितनी कुशलता के साथ करे, किंतु उसकी उच्चता और गुणवत्ता जो होती है, यानी उसकी जो क्वालिटी होती है या प्रॉपर्टी होती है, उसकी जांच मूल्यांकन की कसौटी पर कसने से ही की जाती है। मूल्यांकन में मूल पाठ से अनुदित पाठ के समयक गुण दोष का विवेचन किया जाता है। मूल्यांकन एक प्रकार से ये नहीं बताता कि भाई इसमें क्या क्या कमियां हैं उसको सुधार लो, ना ही ये बताएगा कि भाई क्या कमी है और क्या अच्छाई है। जो गुण भी बताएगा और दोष भी बताएगा। अनुवाद जो होगा गुण दोष बता देगा और उसमें संशोधन नहीं करवाएगा। ठीक है, जबकि पुनरीक्षण संशोधन करवाता है। पुनरीक्षण बताता है कि भाई यहाँ पर गलती है, पुनरीक्षक कहता है कि इसमें सुधार करो, यहाँ पर ये होना चाहिए। जबकि मूल्यांकन जो होता है वो गुण दोष का विवेचन करता है सम्यक पाठ को पढ़ने के बाद में, और मूल पाठ की पुनर्रचना का परीक्षण अनुवाद का ही मूल्यांकन होता है। एक प्रकार से दोबारा से मूल पाठ को पढ़ना, उसको रचना, और एक प्रकार से उसको उसके गुण और उसके दोष को बताना कि भाई ये कमी है और ये अच्छाई है। तो ये होता है मूल्यांकन करना, और कितना एक प्रकार से उसको नंबर देना, ये भी मूल्यांकन पर ही डिनोट करता है। ठीक है,
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जैसे कि एक मास्टर जो होता है वो कॉपी चेक करता है, तो वो एक प्रकार से सुधारता नहीं है, वो चेक करता है कॉपी, और उसके बाद में वहाँ पर क्या होता है, जो टीचर होता है जहाँ पर गलतियाँ, या जब आप एग्ज़ाम में कॉपी लिखते हैं तो आपकी कॉपी में वो सही नहीं लिखता है, तो पुनरीक्षक नहीं है वो। कॉपी चेक करने वाला जो आपका एग्जामिनर है पुनरीक्षक नहीं है, वो मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन करता मतलब क्या होता है कि वो कॉपी चेक कर रहे हैं और आपने जितना लिखा है उतना नंबर आपको दे रहे हैं, ठीक है, और जो गलतियां हैं उसका नंबर काट ले रहे हैं। मतलब वो मूल्यांकन कर रहे हैं कि आपकी कॉपी कितने अंक के लायक है। मूल्य अंकन, मूल्यों का अंकन करना, आंकना कि भाई आप कितने लायक हो, कितने पानी में हो, इसको कहते हैं मूल्य का अंकन करना। अनुवाद कितना अच्छा है, ठीक है, कितना बुरा है, इसका अंकन करता है मूल्यांकन, ठीक है। अनुवाद का अंकन करने की प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। सरल भाषा में समझो, ज़्यादा जटिल भाषा में समझने का प्रयास ना करो। जो जितने देहाती भाषा में समझ लेबो उतने बढ़िया से जाए एक प्रकार से लिख के अबो और मज़ा आए एकदम से। आप मान लियो कि शुक्ला स्टडी पॉइंट पर जो मेरा आपका पढ़ावा जाता है, कहूँ आपका वही मेरा पढ़ाई ना मिले, पूरे यूट्यूब पर अगर आप देखा जाए तो शुक्ला स्टडी पॉइंट पर एकदम से आपके सरल भाषा में, आपके देहाती भाषा में, आपके घर के भाषा में, जैसे राम मनोहर लोहिया में आप सब पढ़ा तो अवधि के क्षेत्र प्रांत है, अयोध्या या सुल्तानपुर रोड पे यूनिवर्सिटी है, पता नहीं के चक्कर यूनिवर्सिटी में गए हम हूँ ही खुई गोंडे के, तो कोनो दिक्कत ना आई है। पूरा जानी थे एक एक नस पकड़े हैं कि कहाँ कहाँ से पूछी हैं और कौन कौन प्रश्न में बनाए सकते हैं, ठीक है। तो चिंता करे तो तुम्हें सबका कोनो जरूरत है ना, ये चिंता हम करी, बस आप सब पढ़ो, दबाए खूब अघाए पढ़ो, जितना पढ़ पाओ, और दबाए लिखो खूब जाए के धुआं धुआं कह दो। यूनिवर्सिटी जब कॉपी चेक करें प्रोफेसर तो जाने कि यहाँ कहूँ से लड़के पढ़ के आए हैं, और लड़के एक प्रकार से बीए का खाली पास हुए चक्कर मना ही पढ़ते हैं, लड़के मेहनत करके पढ़ाते हैं और धुआं धुआं करे खातिर पढ़ाते हैं, मतलब एकदम से तहलका मचाए दिए खातिर पढ़ाते हैं। तो पढ़ो खूब दबाई के, जितना नंबर लाए पाओ उतना नंबर लेके आओ, फिर देखा जे जोन हुए तो बस लिखे रहो दबाई के। और जितना अगर मैं हम जो आपका देहाती भाषा में समझाए दी थे वह का अगर जान जाबो तो बहुत अच्छा तरीके से आप लोग आपका बताई थे कि एकदम से तहलका तो मचे जान है एकदम से, समझो, ठीक है। तो बस खाली आप बहुत ध्यान से पढ़ो, ठीक है, ध्यान से समझो हमारी बात। देहाती भाषा अपने अगर समझ लेबो तो वह अपने हिसाब से बनाए खूब लिख सकत हो। तो चलो पढ़ा जाए खूब दबाए भैया। चलो अगर लाइक ना किया हो तो फटाफट से लाइक कर दो महाराज, सब लाइक कर दो फटाफट से। चलो आगे बढ़ी थे। भाव अनुवाद और सार अनुवाद। भाव माने का हुआ है, जैसे कहते हैं कि भाव के भूखे हैं, भाव ही सब सार है, भाव से पूजे अगर भव सागर से बेड़ा पार है। तो भाव माने हुआ थे इमोशन। इमोशन माने हुआ थे कि जैसे एक लेखक है तो वो कहा का चाहत है। अच्छा, ये लेखक तो कम कहना चाहता है भावात्मक रिश्तों में, लेकिन जैसे आप छायावाद अगर पढ़ेंगे तो छायावाद में जो लिखा होता है उसका वो अर्थ नहीं होता है, जो नहीं लिखा होता है उसका वो अर्थ होता है। तो एक होता है भाव अर्थ और एक होता है शब्द अर्थ। तो शब्दार्थ को कहते हैं शब्दानुवाद और भावार्थ को कहते हैं भावानुवाद। समझ रहे चीज़ों को? तो भावों का अनुवाद करना मतलब जो लिखा। अच्छा, भाव अनुवाद काव्यों में प्रयुक्त होता है, जैसे कि आप छायावाद में आप पढ़ेंगे कि मैं नीर भरी दुख की बदली क्रंदनों में चिर स्पंद बसा नयनों में दीपक से जलते पलकों पर निर्झरड़ी मछली। या इसी प्रकार से आप और पढ़ेंगे कि जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को पढ़ेंगे कि कौन हो तुम बसंत के दूत बिरस पतझड़ में अति सुकुमार घन तिमिर में चपला की रेख तपन में शीतल मंद बजार। इसी प्रकार से आप पढ़ोगे कि जो है खिले हो जो बिजली के फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग, ठीक है। तो ये सब एक प्रकार से तो ये कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कि जो भाव अनुवाद होता है ये काव्यों में होता है, साहित्य में होता है। ये विधि अनुवाद में यानी कानूनी अनुवाद करना है। कानून मतलब समझ रहे हैं, कोनो कानून पास भा तो कानून से रिलेटेड मामला में भाव अनुवाद के कोनो मतलब नहीं है। विधिक अनुवाद मतलब कि विधि कोनो बनी, कानून बना, संसद भवन में बात भय ओकर अनुवाद प्रतिलेख है, वो हम कोनो मैटर नहीं हुआ है। भाव अनुवाद, भाव अनुवाद की सब क्राइटेरिया ना हुए। ओकरे बाद में और आगे बढ़ो। भाव अनुवाद के बाद में का होते भैया, भाव अनुवाद के बाद में आप मतलब कि विधि अनुवाद छोड़ दो, प्रशासनिक अनुवाद में आ जाओ। पुलिस वगैरह जितना सब जो छपत है मामला वो सब एकदम कोनो भाव अनुवाद नहीं हो, तुम मन कोनो इधर उधर के बात नहीं लिखी, बस सीधा जो लिखा वही करत अंग्रेजी में, जो मशीन कह दी अनुवाद वो वह अनुवाद वह चलत है, ठीक है। यही प्रकार से आगे और बढ़ो तो जैसे अनुवाद होता है आपका
आप देखते हैं कोई मतलब मतलब अलग अलग अनुवाद जो टाइप के होते हैं। सृजनात्मक अनुवाद हो गया, सृजनात्मक अनुवाद में कुछ मात्रा में भावों के चीज़ों को ध्यान में रखा था, लेकिन उसमें भी भाव मात्र 10% के आसपास होता है, ठीक है। लेकिन भाव अनुवाद साहित्य में एकदम से 90% से ज़्यादा भाव अनुवाद ही होता है, और ख़ास करके काव्यों में। तो जब कभी काव्यों में अनुवाद करना होता है तो भावों का अनुवाद करना होता है। यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही सरल शब्दों में बता दिया। कुल मिलाकर के भाव अनुवाद का सीधा सा मतलब होता है कि इसमें शाब्दिक इकाइयों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। अनुवाद का पूरा ध्यान भाव, विचार और अर्थ पर ही अधिक रहता है, और पूरी तन्मयता के साथ अनुदित पाठ मतलब लक्ष्य भाषा में अंतरित करने का पूरा प्रयास करता है अनुवादक। साहित्य की विविध विधाओं का, विशेष रूप से कविता का भाव अनुवाद ही किया जाता है। जैसे गोल्ड स्मिथ की कविता जो है डिजिटेड विलेज के का जो भाव अनुवाद किया गया है, डिजिटेड विलेज का, उसका भाव अनुवाद किया श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में ऊजड़ ग्राम के नाम से, ठीक है। तो इसी प्रकार से अलग अलग अंग्रेजी के हिंदी में अनुवाद हुए हैं, हिंदी के अंग्रेजी में अनुवाद हुए हैं। रामचरितमानस का भी अनुवाद हुआ है। तो कभी कभी जो रामचरितमानस का जो अर्थ निकलता है वो अर्थ होता नहीं वास्तविक जो लिखा होता है, उसका भावार्थ भी होता है। तो कभी भी एक जो लेखक होता है या बड़े कवि होते हैं, वो एक प्रकार से अपनी लेखनी का, जो पुराने कवि हुआ करते थे, वो जो लिखा होता था उसका वो मतलब नहीं होता था। चूँकि जिस समय पुराने कवि लिख रहे थे उस समय इतने ज़्यादा आक्रांता थे कि वो खुल करके लिखते तो शायद वो जिंदा ना बचते। और इसी कारण से आप देखते हैं कि अच्छा, कबीर जैसे कोई नहीं लिखता। कबीर एकदम से अक्खड़ है, फक्कड़ कबीर जो है, कबीर को कोई डर नहीं था। और कबीर भारत में अगर ना होते, अगर यूरोपीय कंट्रीज में कहीं पर पैदा होते, तो मैं यहाँ पर चैलेंज करता हूँ कि कबीर जी को एक प्रकार से लोग मरवा देते। क्योंकि यूरोप में एक प्रकार से ऐसी एक प्रकार से दबदबा था चर्च का, पोप का, कि एक प्रकार से अगर चर्च और पोप के खिलाफ या राजा के खिलाफ आप बोल देते एक शब्द भी तो आपको एक प्रकार से मरवा दिया जाता था। पता नहीं कितने एक प्रकार से जो यूरोपीय जो है मतलब जो संत हुए हैं उनको एक प्रकार से पता नहीं कितना दबा दिया गया, लेखक हुए उनको नहीं उनकी बातों को आगे आने दिया गया है। तो ये होता है आपका भाव अनुवाद, ठीक है। दूसरा है आपका सार अनुवाद। सार माने क्या होता है? सार अनुवाद का मतलब होता है सार सार को कह दिए थोथा दिए उड़ाए। सार माने होता है वो सार नहीं जो आजकल आप लोग गांव वगैरह के हैं तो सार समझते हैं कि हमारे सार हो, सार नहीं, वो सार दूसरे हैं। सार वो आदमी है सार, ठीक है। मतलब आपके पत्नी के जो भाई होते हैं उनको सार कहा जाता है। तो वो सार की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। सार माने होता है सार तत्व। सार तत्व माने होता है निचोड़। निचोड़ माने होता है एक प्रकार से जिसको कहते हैं संक्षेप में वर्णन करना। मतलब कोई एक प्रकार से बहुत बड़ी विषय वस्तु है, उस बड़ी विषय वस्तु में जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो क्या कही गई हैं। जैसे जब एक ऐसे मोदी जी कहीं पर भाषण देते हैं, खूब बड़ा बड़ा भाषण दे दिया, या और भी कई लोग भाषण देते हैं, तो न्यूज़ वाले जब दिखाते हैं यहाँ पर अंग्रेजी में, अमेरिका का राष्ट्रपति मान लेते भाषण दे रहा है, अंग्रेजी में बोल रहा है, तो चूंकि हिंदी के दर्शक उसको तो जान नहीं पाएंगे क्या बोल रहा है, और कोई ज़रूरत भी नहीं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का पूरी बातों को भारत वाले सुने। तो क्या होता है कि न्यूज़ वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ मुख्य मुख्य बातों को, जो की पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं की पॉइंट्स के अनुवाद जो अंग्रेजी में बोलते हैं उसको हिंदी में टीवी पर बताते हैं और लिख करके आता रहता है। तो वो होता है सार अनुवाद। सार अनुवाद का मतलब क्या होता है? मूल मुक्त अनुवाद होता है। कुल मिलाकर के अच्छा, सार अनुवाद को मूल मुक्त अनुवाद भी कहा जाता है। मतलब मूल सामग्री का संक्षेप में अनुवाद किया जाता है इसमें। और इस प्रकार की अनुवाद पद्धति का सहारा दुभाषिया लेते हैं। जैसे जो आंसू अनुवाद में खास करके इसी प्रकार के अनुवाद का सहारा लिया जाता है, या भाषण में, संसद भवन में जो वक्तव्य दिए जाते हैं, या तमाम प्रकार के बहस होते हैं, तो सभी बातों को थोड़ी ना बहुत अनुवादकर्ता करेगा कि भाई तुमने लड़ लिया दो लोगों से, संबित पात्रा और वो बैठ करके क्या बोलते हैं, शोएब जमाई लड़ रहे हैं बगल में, और एक प्रकार से अब उस सारी बातों को जो उनकी पर्सनल बातें आ जाती बीच बीच में, तो वो सब एक प्रकार से वो थोड़ी ना, या रिजवान जो बैठते हैं, अरे बड़े बड़े, मैं तो जब एक बार टीवी डिबेट देख रहा था, मुझे तो एकदम से क्या बोलते हैं, ऐसा सुन में बात लगती, कभी कभी मुद्दे से लोग इतने भटकते हैं और दूसरी दूसरी बात करने लगेंगे उसी में। हालांकि ठीक ही बात है, मनोरंजन करते हैं लोगों का, ज़्यादा सीरियसली मत लिया करो आप लोग टीवी पर जो ये सब होता है। ये सब बस वैसे कुछ लोगों तो पैसे दे करके बुला लेते न्यूज़ वाले कि भाई जो लड़ते झगड़ते हैं या सुनते रहते हैं बैठ करके, उनको अपनी बेइज्जती करवानी होती है कि भाई हाँ आ जाते हैं न्यूज़ पे और सारी चीज़ें होती है।
तो बस आपको इसको एक प्रकार से वैसे ले लेना। तो उन सभी सारी बातों को थोड़ी ना कोई अनुवादक बताएगा, बस मुख्य मुख्य बातों को, मुख्य मुख्य बात है भैया, कौन कौन मुख्य मुख्य बात, जो नीक नीक बात होती कि भाई कौन चीज़ है जो जन तक नीक लागी, वह लिख के दे दी, तो वह वो थे सार अनुवाद। समझ रहा है भाई? चलिए, हमारी भाई बहन सब लोग समझ रहे हैं ना? तो भाषणों में, संसद भवन में दिए गए वक्तव्यों, बहसों का अनुवाद, ये सब सार अनुवाद ही होता है। यानी संसद और भवन में, विधानसभाओं में जो कार्रवाइयाँ होती हैं, तमाम सारे सेमिनार होते हैं, सम्मेलन होते हैं, उन सभी की जो गतिविधियाँ होती हैं, उन सभी को संक्षेप में बताया जाता है, तो वो होता है एक प्रकार से सार अनुवाद। ठीक है, ये हो गया आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के कुछ उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं, हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जान लेते हैं। केवल 5 प्रश्न के उत्तर आपको देने खंडवा के, 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना होता है। हालांकि राम मनोहर लोहिया की अगर बात करें तो कल पेपर है, तो यहाँ पर आप कर लीजिएगा राम मनोहर लोहिया के लिए, और बाकी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल के लिए यही फंडा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा। जबकि राम मनोहर लोहिया में क्या होगा, राम मनोहर लोहिया में केवल 4 प्रश्न आपको यहाँ से करने हैं 8 प्रश्नों में से, और यहाँ पर केवल आपको 150 शब्द में लिखना है, 150 शब्दों में लिखना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला है लघु उत्तरीय का कि अच्छे अनुवादक के प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। एक अच्छे अनुवादक का प्रमुख गुण क्या क्या होता है उसको बताने का प्रयास करेंगे। तो अनुवादक मतलब कि एक भाषा में कही गई बात की दूसरी भाषा में कहने वाला या संप्रेषित करने वाला व्यक्ति अनुवादक कहलाता है। दरअसल अनुवादक एक सेतु है जो 2 भाषाओं, 2 संस्कृतियों और 2 सभ्यताओं को आपस में जोड़ने का काम करता है, और इनको 2 या 2 से अधिक भाषाओं की जानकारी होती है एक अनुवादक को। और आज आप देख रहे हैं वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के दौर में अनुवाद की मांग जो है लगातार बढ़ती जा रही है। अनुवादक दुभाषिया वह व्यक्ति होता है जिसका काम किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों का दूसरी भाषा में अनुवाद करना होता है। तो ये होते हैं अनुवादक। अनुवादक के कई सारे गुण होते हैं, और आज विश्व के तमाम देशों के बीच में आप देखते हैं एक बहुदिशागामी और बिना किसी अवरोध या रोक टोक के आवागमन प्रशस्त करने वाला फ्लाईओवर बन गया है। आज अनुवादक को एक ऐसे ईमानदार इंजीनियर की भूमिका निभानी है जिसमें निष्ठा, समर्पण, जनहित, लोकहित, राष्ट्रहित और विश्वहित की सात्विक और पावन भावना हो। अनुवादक केवल ज्ञानार्जन के लिए अनुवादक ना कर एक डॉक्टर की तरह कर्तव्य परायणता तथा एक नर्स की तरह सेवा भाव, इस तरीके से एक अनुवादक को भी होना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर जो होता है वो बिना, जैसे आपका मित्र है या आपका शत्रु है, अगर डॉक्टर है वो, तो वो एक प्रकार से इलाज करेगा। एक नर्स है, नर्स जो होती है वो सेवा भाव एक प्रकार से, जैसे सेवा नर्स करती है, वो किसी का नहीं देखती कि भाई कहाँ पर क्या लगा है, क्या बदबू कर रहा है, पूरी मेहनत करती लगन और श्रद्धा के साथ। तो ये सब अनुवादक के अंदर भी क्वालिटियाँ होनी चाहिए। सबसे पहली बात एक अच्छे अनुवादक के गुण में आता है भाषा का प्रभुत्व होना। लैंग्वेज इन्फ्लुएंस बहुत ज़रूरी होता है। अनुवादक को स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की प्रकृति, व्याकरणिक व्यवस्था की शैली, अनुप्रयोगात्मकता का आधिकारिक ज्ञान, ये सब होना चाहिए। चूँकि अनुवादक को स्रोत भाषा में मुहावरे, लोकोक्तियों, इन सभी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, विशिष्ट प्रयोगों के बारे में आपको जानना पड़ेगा, तो उनको समझने में टाइम लगता है। जैसे कि हिंदी में कोई चीज़ लिखा है, नाच न जाना आंगन टेढ़ा, अब इसका हिंदी में मतलब कुछ और होता है, लेकिन लिखा क्या है, नाच न जाना आंगन टेढ़ा। अंग्रेजी में लिखा हुआ है टू किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, इसका अगर मतलब निकालेंगे 2 चिड़िया 2 पत्थर और दोनों को मारा, तो ये निकलेगा 2 किल 2 बर्ड्स, 2 को मारा, 2 बर्ड्स 2 चिड़ियों को मारा, 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, एक पत्थर के साथ। तो इसका ये अर्थ निकला कि क्या इसका मतलब ये नहीं, 2 किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन ये अंग्रेजी का मुहावरा है, लोकोक्ति है। इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है अगर देखेंगे अगर तो मतलब जो है एक पंथ 2 काज, एक पंथ 2 काज मतलब एक रास्ता और 2 काज होइगा। ठीक है, इसे बाजार गए ना हम सब्जी लावे, और सब्जी लाने के साथ साथ पता लगा कि घर पे एक प्रकार से धनियों ख़त्म हो गई ही, या घर पे कड़वा तेल ख़त्म होएगा, छौंके नहीं है, तो कड़वा तेलों लेके साथ ही चला आए। तो ये का होएगा, ये होते भैया काव, ये का कहा जाता है, ये का काव कहा जाता है, ये का कहा जाता है 2 किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, यानी एक पंथ 2 काज। ठीक है, इसी प्रकार से टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, या ईंट का जवाब पत्थर से, माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये सब एक प्रकार से मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती, तो इन सभी का ज्ञान होना चाहिए, भाषा में प्रभुत्व होना चाहिए। दूसरी बात,
बहुज्ञता और विवेकशीलता होनी चाहिए, वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए और इंटेलिजेंस भी एक प्रकार से वो जानता हो। क्योंकि जब एक प्रकार से अनुवाद कार्य होता है तो किसी सामान्य अति सामान्य अथवा अल्पज्ञ की ओर संपन्न होने वाला सामान्य कार्य नहीं है ये, और ख़ास करके इसको बहुत ही ज़्यादा ज्ञानमान व्यक्ति और विवेकपूर्ण व्यक्ति ही कर सकता है। तो बहुज्ञता मतलब बहुत ज्ञानी होना चाहिए और विवेकवान होना चाहिए ऐसा पुरुष जो कि अनुवाद करता हो या महिला। तीसरी बात, सतर्कता, केयरफुल होना चाहिए हमेशा, चूँकि सफल अनुवादक आरंभ से अंत तक सतर्क रहता है। और यह सतर्कता जो होती है वो पाठ चयन करना हुआ कि भाई किस पाठ का अनुवाद करना है, और इसके अलावा और भी तमाम प्रकार की चीज़ों को लेकर के आप देखते हैं कि एक अनुवादक को हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि अगर कोई दिक्कत आ गई या फिर जो बातें कहें उसमें कोई मतलब या कोई चीज़ करते समय किसी प्रकार का कोई चीज़ छूट गया तो सतर्क हमेशा रहना चाहिए, केयरफुल। चौथा गुण होता है संदेह निवारण करता, एबिलिटी ऑफ डाउट क्लियर। मतलब अनुवादक के सामने बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं और उन सभी समस्याओं को एक प्रकार से समाधान करने के लिए या वो समस्याओं को निपटाने के लिए एक अनुवादक के पास क्षमता होनी चाहिए। ठीक है। पांचवी बात है उसके अंदर प्रतिभा होनी चाहिए। प्रतिभा का मतलब होता है इंटेलेक्ट होना चाहिए उसके पास, मतलब कि जो है चूँकि उसके अंदर जब प्रतिभा हो, चूँकि प्रतिभा मनुष्य को जन्म से प्राप्त सहज देन है और सफल अनुवाद करने में सहायता होती है। किसी भी बात को चाहे वह सीधी सरल या कठिन समझ लेने या तथा कुशल से अभिव्यक्त करने के लिए प्रतिभा का होना परम आवश्यक है। कि भाई कोई कठिन से कठिन शब्द है तो उसको भी आपको समझना पड़ेगा और इसके लिए आपके अंदर प्रतिभा का होना परम आवश्यक है। ठीक है। छठा जो है एक अनुवादक के अंदर गुण जो या क्वालिटी होनी चाहिए वो होता है समाज और संस्कृति का उसको अच्छा ज्ञान होना चाहिए, यानी सोशल एंड कल्चरल नॉलेज उसके पास होना चाहिए। क्योंकि अनुवाद को दो भाषाओं के प्रभुत्व के साथ साथ स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा और भाषियों की सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों से संबंधित आवश्यक जानकारी का होना भी परम आवश्यक होता है। क्योंकि कभी कभी ये सब जानकारियाँ भी इम्पोर्टेंट होती है। समाज की संस्कृति क्या है, विरासत क्या है समाज का, खान पान कैसा, आचार व्यवहार कैसा है, आचार विचार कैसा है, त्यौहार कैसा है। ठीक है। इसके अलावा पूजा पाठ, रूढ़ि परंपराएं, वेशभूषा, रिश्ते नाते, इन सभी विषयों का थोड़ा बहुत जानकार होना चाहिए। सातवां गुण ये होता है ज्ञान विज्ञान और मनोविज्ञान का परिचय भी उसके पास होना चाहिए, नॉलेज ऑफ साइंस एंड साइकोलॉजी। क्योंकि अनुवादक को अद्यतन एवं जो है अधुनातन खोजों, जो नई नई खोज हो रही हैं उनके बारे में लगातार जो एक प्रकार से जिसको आप बोलते हैं करंट अफेयर्स, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। भाई क्या हो रहा है तो उन सभी के बारे में, तत्कालीन मुद्दों के बारे में, तमाम प्रकार के जो परिवर्तन हो रहे हैं समाज में, संस्कृतियों में, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये सब जानकारी जो होती है अनुवादक को एक प्रकार से धरातल और एक अच्छा एक तर्क के साथ एक प्रकार से तथ्य बनाने के लिए मजबूत करता है। तो कहीं ना कहीं पे अनुवादक, एक अच्छे अनुवादक के कई क्वालिटियाँ होती हैं। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, अनुवाद प्रक्रिया का अर्थ एवं चरण बताइए। अनुवाद प्रक्रिया के अर्थ और चरण की अगर बात की जाए तो अनुवाद प्रक्रिया का अर्थ या प्रक्रिया के चरण की अगर बात की जाए तो चरण को लेकर के जो है यूजेन नायडा एक जो है यूरोपीय इतिहासकार है, उन्होंने बताया है। हालांकि अनुवाद की प्रक्रिया क्या होती है तो चूँकि अनुवाद कार्य में आप देखते हैं दो भाषाओं का उपयोग होता है। एक समझते हैं और हृदयंगम करते हैं, मतलब एक भाषा को आप समझते हैं और उसको अपने अंदर ग्रहण करते हैं, और दूसरी में आप समझाते हैं और दूसरे को एक प्रकार से हृदयंगम करवाते हैं। हृदयंगम का मतलब होता है दूसरे को आप समझाते हो। ठीक है। समझाते हो और उसको एक प्रकार से याद करवाते हो, उसको एकदम से पूरा उसके दिमाग तक बैठाते हो। हृदयंगम का मतलब होता है इसके हृदय में बैठ जाना बात को। तो ये सारे कार्य का नाम होता है अनुवाद प्रक्रिया। और इसमें दोहरी प्रणाली होती है अनुवाद की प्रक्रिया में, मतलब कि दो भाषाओं का, यानी एक तो स्रोत भाषा और एक लक्ष्य भाषा। स्रोत भाषा को सबसे पहली बात पढ़ना, ठीक है, और अपने अंदर उसको समाहित करना, और फिर उसके बाद में लक्ष्य भाषा में एक प्रकार से उसको समझाना और लक्ष्य भाषा में दूसरों को एक प्रकार से हृदयंगम करवाना। ये प्रक्रिया होती है अनुवाद की प्रक्रिया के द्वारा। मूल भाषा की संरचना खास करके आप देखते हैं उसके ध्वनि, अक्षर, शब्द, ठीक है, इसके अलावा स्वर, पदबंध, वाक्य, ये सब होते हैं मूल भाषा में। इन सबों को व्यवस्थित करने की एक निश्चित नियमावली होती है, एक व्यवस्था होती है,
उसे उस भाषा का व्याकरण कहा जाता है। और उसी तरह जिसमें अनुवाद करना है उसमें भी एक प्रकार से ये सारी चीज़ें होती हैं, चाहे ध्वनि की बात करें, चाहे स्वर की बात करें, या अक्षर की बात करें, शब्द की बात करें, पदबंध की बात करें, या वाक्य की बात करें। तो एक भाषा में भी ये चीज़ें होती हैं, दूसरी भाषा में जिसमें आपको अनुवाद करना है उसमें भी ये बातें होती हैं। तो चूँकि दोनों भाषा में होती तो इन सभी की एक नियमावली, एक व्यवस्था होती है। तो उसी व्यवस्था को आप अनुवाद की प्रक्रिया के द्वारा, अनुवाद की प्रक्रिया में उन सभी व्यवस्थाओं से होकर के आपको गुजरना पड़ता है, ठीक है। और ख़ास करके आप देखते हैं जो एक प्रकार से दोनों भाषाओं के स्वर, अक्षर, ध्वनियाँ, शब्द, पदबंध, वाक्य होते हैं, दोनों को आपसी घटकों को ख़ास करके आमने सामने ला करके प्रयोग करना पड़ता है। जैसे अंग्रेजी के वाक्यों में आप ख़ास करके SVD या एक प्रकार से ख़ास करके जो होता है आपका सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गई, और एक प्रकार से जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट जिसको आप बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं पे इसे कर्ता, क्रिया, कर्म हिंदी में हो गया वो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखना पड़ता है। तो ये सब अनुवाद की प्रक्रिया होती हैं। तो एक प्रक्रिया के द्वारा अनुवाद होता है, तो उन्हीं प्रक्रिया को ही मतलब एक प्रक्रिया के द्वारा, यानी अनुवाद की दूसरी भाषा में यह वाक्य क्रम बदलता रहता है, कर्ता का विस्तार होता है, कर्म का विस्तार होता है, क्रिया का विस्तार भी होता है। तो अनुवाद की प्रक्रिया का ये सब आधार होते हैं। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी एक ही कर्ता का विस्तार कितना है, कर्म मतलब क्रिया का विस्तार, तो ये सब आपको ध्यान देना होगा कि भाई नाउन, वर्ब, संज्ञा, प्रोनाउन, एडवर्ब और ये सब क्या हैं और इनका प्रयोग कहाँ पर कैसे होता है, किस भाषा में कैसे होता है, तभी आप एक प्रकार से दूसरी भाषा में उसको आप कन्वर्ट कर पाएंगे और उतना विस्तार दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं पे अनुवाद की प्रक्रिया का ये हो गया अर्थ। अनुवाद प्रक्रिया के चरण की अगर बात की जाए तो नायडा महोदय जो है उन्होंने अनुवाद प्रक्रिया के 3 चरण के बारे में बताया। पहला चरण है विश्लेषण, दूसरा चरण है अंतरण और तीसरा चरण है पुनर्गठन। क्या? विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन, ये 3 चरण होते हैं अनुवाद प्रक्रिया के, बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है भाषा में अनुवाद का महत्व बताइए। भाषा में अनुवाद का महत्व क्या है भाई, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। भाषा में अनुवाद का महत्व क्या है? तो किसी भाषा में कही या लिखी गई बात का किसी दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन जो होता है उसी को अनुवाद कहा जाता है। और अनुवाद संस्कृत का जो शब्द है अनु, उसमें उपसर्ग और एक प्रकार से प्रत्यय लगा करके बनाया गया अनुवाद मतलब दोबारा से किसी बात को कहना, तो ये सब होता है। और हिंदी अनुवाद का जो महत्व है आपको बता दूं, हिंदी अनुवाद की परंपरा का प्रारंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। और भारतेंदु काल में अधिकांश साहित्यकारों ने संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला, इन 3 भाषाओं के जो नाटक थे उनका अनुवाद, और ख़ास करके कई उपन्यासों का भी अनुवाद जो है हिंदी में किया गया, चाहे संस्कृत की बात करें, अंग्रेजी की या बांग्ला की। अनुदित नाटकों में आप देखते हैं भवभूति का नाटक है, उत्तर रामचरित, ठीक है, और देवदत्त तिवारी और जो है लाला सीताराम, ये सब नाटक भी भवभूति के हैं। कालिदास का नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, उसका अनुवाद नंद लाल तथा विश्वनाथ दुबे ने किया। बंगला के नाटककार हैं माइकल मधुसूदन, के नाटक है पद्मावती, बालकृष्ण भट्ट ने उसका किया। समोष्ठा, ये इसके अलावा रामाचरण शुक्ल, इन सभी लोगों ने किया। इसके अलावा आप देखते हैं अंग्रेजी नाटकों में मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो मैकबेथ, इन सभी का अनुवाद हिंदी में जो है हुआ है। तो ये सब एक प्रकार से अंग्रेजी एवं बंगला उपन्यासों का भी हिंदी में अनुवाद किया गया। बंगला उपन्यासकार में आप देखते हैं रमेश चंद्र दत्त हो गए, उनके द्वारा एक रचना है बंग विजेता, बंकिम चंद्र के द्वारा रचना लिखी गई दुर्गेश नंदनी, इन सभी का हिंदी रूपांतर किया गया। गदाधर सिंह ने किया है इन सभी का हिंदी रूपांतर। तो ये सब एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे ये सब महत्व ही है। चूँकि अनुवाद की अगर बात की जाए तो अनुवाद के द्वारा एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे आप साहित्य की ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक, भाषिक और आप देखते धार्मिक और वेशभूषा, रीति रिवाज, खान पान, रूढ़ियाँ, आधुनिकता, परंपराएं, इन सभी के बारे में एक प्रकार से क्या होता है, बड़ी बड़ी जानकारियां और आदान प्रदान होता है कि उस भाषा में जो विचार हैं, भाव हैं, उनको आप दूसरी भाषा में जान पाते हैं और दूसरी भाषा के भाव विचार को आप उनकी अगली अपनी भाषा में जान पाते। तो कि कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं अनुवाद जो होता है इसका महत्व इसलिए है चूँकि साहित्य के क्षेत्र में भी है, ठीक है, इसका अनुवाद का क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र में भी है, भाषा का विकास भी होता है अनुवादों से। तो ये सब एक प्रकार से अनुवाद के महत्व हो गए। ये सब लिख देंगे तो आपका काम हो जाना है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, चौथा प्रश्न है
मानव जीवन में अनुवाद की भूमिका बताइए। यहाँ तक मैं अनुवाद की भूमिका आपको बताऊँ, जो पेपर छापते हैं यूनिवर्सिटी वाले, मैं आपको ये बता दूँ, जैसे पॉलिटिकल साइंस का पेपर छपा तो यूनिवर्सिटी वाले उसको किस में छापेंगे, उसको छापेंगे भैया अंग्रेजी में। पहले लिखेंगे किस में, इंग्लिश में, ENGLISH, अंग्रेजी में उसको पहले लिखेंगे। उसके बाद में फिर हिंदी में उसका मशीनी अनुवाद होगा। हिंदी में मशीनी अनुवाद करते हैं, इसीलिए हिंदी का शब्द जो होता है जटिल आपको प्रतीत होता है। मशीनी अनुवाद में केवल शब्द का अनुवाद होता है, भावों का अनुवाद नहीं होता है कि वो समझ लिया कि भाई ये जटिल शब्द है तो उसके स्थान पर आप कम जटिल शब्दों का प्रयोग कर दें, सरल शब्दों का प्रयोग कर दें। तो ये एक प्रकार से आपको बता दूं, अनुवाद में क्या होता है, अनुवाद में आपको बता दूं, अनुवाद में यही होता है कि भाई ये लोग ऐसे तो करते हैं, यूपीएससी तक का पेपर जो होता है अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद ही किया जाता है। अनुवाद के द्वारा ही आज आप जो है एक भाषा को, मतलब कि अमेरिका के में क्या हो रहा है उसको आप जान पा रहे हैं। अनुवाद का ही एक प्रकार से महत्व है। अनुवाद का यह भी महत्व है कि आप इतने ज्ञानवान हैं, या आप एक प्रकार से, जैसे इंग्लैंड वाले या नासा वाले आज इतने आगे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वेदों का अपनी भाषा में अनुवाद करवाया, उस पर वो लोग रिसर्च करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेदों को हल्के में लेते हैं कि अरे वेद है, शास्त्र है, पुराण, इसमें क्या पढ़ना यार। कोई भी एक प्रकार से उसको पढ़ना नहीं चाहता है। अगर वही चीज़ पढ़ लो तो आज नासा कितना आगे बढ़ रहा है, उसी पर वो रिसर्च करते हैं, एक एक बातों पर रिसर्च करते हैं। लोगों को वो कल्पना और मजाक लगता है कि अरे वो ऐसी शक्ति वक्ति क्या, ये सब दुनिया भर का वो मानते नहीं। बहुत सारे लोग नास्तिकवाद हो रहे, भगवान को ही नहीं मान रहे, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, उन्हीं को नहीं मानने। थोड़ा सा पढ़ लिख लेने के बाद में क्या होता है, एक वो हो जाता है कि अरे भगवान क्या है, हमें ही जोर करी थे तो करी थे। एक समय आएगा दौर आपका कि आप सोचोगे कि अरे दादा बड़ी गलती हमने कर दी। ठीक है, वो जुनून आपको इस समय होगा, जुनून होता है एक। चलिए आगे बढ़ते। तो ये एक प्रकार से हो गया आपका अनुवाद का महत्व। चौथा प्रश्न है, मानव जीवन में अनुवाद की क्या भूमिका है। मानव जीवन में अनुवाद की क्या भूमिका है भैया। तो मानव जीवन में खास करके आप देखते हैं, चूँकि मानव सभ्यता हजारों वर्षों की विकास प्रक्रिया के बाद प्रजातंत्र और गणतंत्र के युग में आप प्रवेश जो है हुई है, और शासन, प्रशासन, प्रजातंत्रीय प्रणाली, इन सभी के लगातार विकास के लिए, इससे संबंधित विशिष्ट जानकारी के लिए धन्यवाद ही एकमात्र महत्वपूर्ण साधन है, अनुवाद ही एक महत्वपूर्ण साधन है। और इसके लिए अनुवाद का भी धन्यवाद आपको करना चाहिए। यानी कि आप देख रहे हैं, आप पूरे संसार में क्या नियम कायदे चल रहे हैं, कोई क्या विधियां हैं, क्या न्याय हो रहा है, कहाँ पर क्या घटना घट रही है, प्रशासनिक मामला कैसे चल रहा है, प्रजातंत्र कहाँ का कैसा है, सभी के बारे में आप अनुवाद के बारे मतलब अनुवाद के द्वारा ही जान पाते हैं। राजनीति के बारे में, कूटनीति के बारे में, विदेश राष्ट्र नीति के बारे में आप सभी लोग अनुवाद के द्वारा ही जान पाते हैं। ये मानव जीवन के लिए सभी क्षेत्र सार्थक हैं। आपको बता दूं कि आप देखते हैं, एक देश दूसरे देश से राजनयिक एवं सांस्कृतिक संबंध आदि के निर्वाह के लिए शिष्टमंडल, राजदूत, मंत्री, ये सब भेज करके वहाँ के विचारों को जान पाता है, ग्रहण करता है, और उस समय सदैव अनुवाद का सहारा ही लिया जाता है। धर्म, संस्कृति, दर्शन, तमाम प्रकार के जो अंतर संबंध हैं, इनके विकास के लिए अनुवाद एक सांस्कृतिक सेतु का काम करता है। मानव वेतन के उत्कर्ष के लिए, अंतर्राष्ट्रीय निर्वाह के लिए हमारे पास अनुवाद ही एक माध्यम है। और आपको बता दूं, अनुवाद विश्व मैत्री का एक साधन है। और आपको बता दूं ये भी कि भावात्मक एकता और राष्ट्रीय सामाजिक संस्कृति के विकास का एक सोपान है अनुवाद। विश्व व्यापार में बिना हम विश्व व्यापार के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, और विश्व व्यापार कोई प्रकार से आगे बढ़ाने का श्रेय अनुवाद को ही जाता है। पर्यटन में हम विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं और प्रकृति के रम्य दृश्यों से परिचित होते हैं, कहाँ पर क्या है उन सभी को जान पाते हैं। इसमें अनुवाद की ही भूमिका होती है। मनुष्य का मानसिक और शारीरिक संतुलन भी एक प्रकार से आप देखते हैं विभिन्न जगहों पर भ्रमण करने के बाद में अच्छा रहता है। तो ये सब अनुवाद के द्वारा ही होता है। आप दूसरे व्यक्तियों से मिलते हैं, उनके कल्चर को, उनके विचार को जान पाते हैं, तो अनुवाद के द्वारा ही जान पाते हैं। आपका दिल गदगद होता है जब दूसरे भाषी लोगों से आप मिलते हैं, अच्छा लगता है मिलना। ठीक है, और आप देख रहे हैं अनुवाद की ही हमारी सहायता करता है हर मामलों में। ठीक है, संसार की लगभग सभी भाषाओं में रेडियो, दूरदर्शन, प्रसारण, पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन का कार्य हो रहा है। फिल्में बन रही हैं, सीरियल बन रहे हैं, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आप घर बैठ करके ही विश्व के तमाम जानकारी को, घटना चक्र को जान पाते हैं। संसार की गतिविधियाँ, विभिन्न भाषाओं की में जो कला हो रही है, जो वो टैलेंट हो रहा है, उन सभी टैलेंट को आप देख पा रहे हैं घर से बैठ करके। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि अनुवाद की भूमिका मानव जीवन और मानव मूल्यों के संवर्धन और संरक्षण से गुणात्मक और विशिष्ट है।
और आज अनुवाद केंद्रीय स्थिति में है एवं भविष्य में अनुवाद ही हमारे सर्वमुखी विकास का सोपान बनेगी। ये बात भी मैं आपको बता दूं। अनुवाद कुल मिलाकर के मनुष्य जीवन का, जैसे आज खाना बन गया है वैसे अनुवाद, भोजन जिस प्रकार से एक उपयोगी है, वस्त्र उपयोगी है और जिस प्रकार से घर उपयोगी है, ठीक उसी प्रकार से उसे थोड़ा कम अनुवाद मनुष्य के जीवन में उपयोगी रखता है या उपयोग करता है। तो ये हो गया अनुवाद का मनुष्य के जीवन में उपयोग। ऐसे आप लिख दीजिएगा बना करके, हो जाएगा यार। अगला प्रश्न, थियारस। थियारस किसे कहते हैं? थियारस मतलब एक डिक्शनरी ही होती है थियारस, ठीक है। थियारस जो है ये भाषिक कोश है, एक प्रकार से भाषा का कोश होता है, भाषिक डिक्शनरी है, शब्दकोशों का एक प्रकार होता है थियारस भी। और आप देखते हैं कुछ भिन्न तरह का रस शब्दों का कोश होता है ये, इसमें या इसका उद्देश्य जो थियारस होता है इसका उद्देश्य, संरचना, इन सभी चीज़ों में आपको भिन्नता दिखाई पड़ेगी। क्योंकि आप देखते हैं थियारस जो शब्द है ये लैटिन भाषा, मतलब लैटिन में थियारस जो होता है ये लैटिन भाषा का शब्द है और इस लैटिन में इसका अर्थ होता है खजाना। थियारस माने क्या होता है? खजाना, ठीक है। यानी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में थियारस का अर्थ लिखा गया है कि विश्वकोश जैसा ज्ञान भंडार। दूसरा अर्थ ये भी लिखा गया है कि अ कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सेंस। मतलब कि कह रहा है कि अवधारणाओं या शब्दों के आशय के अनुसार विन्यस्त संग्रह। मतलब कुल मिलाकर के जो है थियारस जो होता है उसमें विस्तार से चीज़ों को बताया जाता है। एक शब्द का अर्थ जो होता है वो विस्तार से लिखा हुआ होता है, वो होता है थियारस। सामान्य शब्दकोश में किसी भी विषय या अवधारणा से संबंध शब्द वर्ण के अनुसार संग्रहित कर दिए जाते हैं, किंतु थियारस में जो होता है शब्द संग्रहों का एक विशिष्ट पैटर्न होता है। थियारस में शब्दों को अवधारणाओं के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसको क्रम में लिखा जाता है। मतलब विशिष्ट अवधारणाओं से जुड़े शब्दों को एक साथ संग्रहित कर दिया जाता है। एक जैसा अर्थ देते हुए प्रतीत होने वाले अनेक शब्दों के साथ साथ उसको इकट्ठा रख दिया जाता है। मतलब जो एक जैसे प्रतीत होते हैं उनको इकट्ठा रखा जाता है, बल्कि उनकी सूक्ष्म जो अर्थ इच्छाएँ होती हैं उन पर प्रकाश डालते हुए उनके बीच का अंतर और उनके विभिन्न अर्थ संदर्भ भी स्पष्ट कर दिए जाते हैं उनके सामने। तो कुल मिलाकर के ऐसे थियारस मतलब होता है कि एक विशिष्ट शब्दावलियों को इकट्ठा रखा जाता है जो सेम दिखती हैं या किन्हीं भी मामलों में एक प्रकार से वो अगर समानता दिखाई देती तो उनको इकट्ठा रखते हैं। और राजे के थियारस में आप देखते हैं, राजे प्रसिद्ध विद्वान हैं, तो राजे के थियारस में मूलतः 1000 श्रेणियों के शब्द थे, मगर आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की उन्नति के साथ साथ उसमें 40 और श्रेणियां जोड़ ली गई हैं। और ये श्रेणियां मोटे तौर पर 6 वर्गों में के अंतर्गत हैं। एक तो आप देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट रिलेशंस वाले शब्द, एक स्पेस वाले शब्द, एक मैटर वाले शब्द, एक इंटेलेक्ट वाले शब्द, एक होते हैं जो है वालिसन वाले शब्द, एक अफेक्शन वाले शब्द। तो इन वर्गों के अंतर्गत आने वाली अनेक अवधारणाएँ हैं, उनके अर्थ, उनकी पर्यायवाची, उनके विपर्यायवाची, इन सभी को एक प्रकार से उनके मुहावरे, प्रयोग और अन्य शब्दों और अवधारणाओं से उनके स्थान मतलब उनके संबंध सभी निश्चित विन्यास के अनुसार उसके नियम होते हैं कि भाई जिसका पूरा का पूरा एक शब्द है तो शब्द का क्या अर्थ होगा, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर, ये सारी चीज़ें सीरियल से लिखी होती है, वो होता है थियारस। ठीक है। थियारस में शब्दों को किस प्रकार ढूंढा जाए इसके समुचित निर्देश दिए रहते हैं और ख़ास करके इसकी अनुक्रमणिका भी इतनी सुव्यवस्थित होती है कि उपयुक्त शब्दों को आप बहुत जल्दी ढूंढ पाते हैं, सरल होता है शब्दों को ढूंढ पाना। तो ये होता है थियारस। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 6ठा नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से आपके, और अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ भी रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए आगे प्रश्न आपका है, 6ठा प्रश्न है, अनुवाद में कोश की उपयोगिता बताइए। अनुवाद में कोश की उपयोगिता क्या होती है? तो अनुवाद करते समय डिक्शनरी की बड़ी आवश्यकता होती है। ठीक है, चूँकि विभिन्न प्रकार के कोशों के समान परिचय आप लोग जान ही चुके हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो अनुवाद की अगर बात की तो भाषाओं के अच्छे जानकार से भी भाषा के तमाम शब्दों के अर्थ और उनके प्रयोग की जानकारी उनको नहीं हो पाती, कितना भी आप पढ़ लो, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग भी सभी लोगों को नहीं पता होता कि भाई इस शब्द का प्रयोग कहाँ पर होना है। तो इसके अतिरिक्त कभी कभी क्या होता है, अनुवाद विषय की कुछ संकल्पनाएं मतलब कि जो नहीं जान पाते हैं अनुवादक, कुछ संकल्पनाएं नई बनी हैं या कुछ मैटर के कारण से उसको नहीं जान पाते हैं, अस्पष्ट हो सकती हैं, तो उनको सटीक अनुवाद में भाषा मतलब उनको समस्या उत्पन्न होती है मतलब उस दूसरी भाषा में अनुवाद करने में। तो ऐसी स्थिति में कोश का सहारा लेना पड़ता है। जैसे अनुवादक के क्रम में उसके सामने और कई
स्थितियाँ होती हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उन सभी से निपटने के लिए तमाम प्रकार के कोषों का निर्माण किया जाता है। तो उन्हीं कोषों का सहारा लेकर के एक अनुवादक जो होता है ये अच्छे तरीके से अनुवाद करता है। सारी बातों को दिमाग में रट करके थोड़ी ना घूम पाता है कोई व्यक्ति, ठीक है। तो इसीलिए कुछ चीज़ों का सहारा, तो आंसू अनुवाद में तो आपको लिखना पड़ेगा, आंसू अनुवाद में आपको सारी बातों को खुद ही बताना पड़ेगा, उसमें कोष का सहारा नहीं ले सकते आप। लेकिन अगर आप एक प्रकार से अनुवाद के एक प्रकार से उपयोगिता की बात करें तो अनुवाद की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। जैसे पहली बात उपयोगिता ये है कि हो सकता है कि अनुवादक को स्वयं स्रोत भाषा के शब्द के सटीक अर्थ का ज्ञान ना हो। कई बार साहित्यिक कृतियों में अपेक्षाकृत अप्रचलित शब्द का प्रयोग होता है, उनके अनुवाद के लिए उनका सही अर्थ जानना बहुत आवश्यक होता है। और ऐसे में स्रोत भाषा के एक भाषिक शब्दकोश की आवश्यकता पड़ सकती है कि भाई इस शब्द का क्या अर्थ होता है हिंदी में। जैसे कभी कभी आप जो काव्य होते हैं उनके अनुवाद आप नहीं जान पाते हैं, काव्य का अनुवाद करते समय आपको शब्दों का अनुवाद नहीं पता चलता भाई इस शब्द का प्रयोग हिंदी में किस अर्थ में होता है या अंग्रेजी में किस अर्थ में होता है। इसके अलावा किसी शब्द के समान अर्थ का ज्ञान आपको या सबको तो लगभग होता ही है, पर आप देखते विशेष संदर्भ में उसका अर्थ क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में भी उसका समुचित अर्थ क्या होना चाहिए, ये भी जब आप एक भाषीय कोश पढ़ेंगे तो उसमें से आप पता चलेगा। तीसरी बात, सामान्य रूप से स्रोत भाषा के शब्द का लक्ष्य भाषा में प्रतिशब्द यानी समकक्ष शब्द ज्ञात ना होने पर, यानी अगर आप वर्ड मीनिंग नहीं जानते कि शब्द की अंग्रेजी से हिंदी की या हिंदी से अंग्रेजी की, तो भी आपको द्विभाषिक कोश की सहायता लेनी पड़ती है। तो इस प्रकार से किसी शब्द के अनेक पर्यायों में अर्थ का सूक्ष्म अंतर होता है और इसी प्रकार स्रोत भाषा के एक शब्द के लिए कई बार लक्ष्य भाषा में कई प्रकार के शब्द मिलते हैं, कई प्रकार के पर्यायवाची शब्द मिलते हैं। तो किसका शब्द प्रयोग किया जाए किसका ना किया जाए इसमें बड़ा मत भ्रम होता है। तो ऐसे में आपको कोश का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा कई रचनाओं में स्रोत भाषा के मानक रूप के स्थान पर या फिर मानक रूप के साथ ही साथ उपभाषाओं या उपभाषा का प्रयोग भी होता है। और ऐसे प्रयोगों का अर्थ सुनिश्चित करने के लिए संबंध उपभाषा या बोली कोशों का अध्ययन उपयोगी ही नहीं बल्कि अनिवार्य हो जाता है कि भाई इस बोली में इसका क्या अर्थ होता है, क्योंकि हर एक बोली के बारे में थोड़ी ना कोई अनुवादक जान पाएगा, बोलियाँ बहुत सारी हैं। तो ऐसी स्थिति में कोश का सहारा लेना एक अनुवादक की मजबूरी भी हो जाती है, ये उपयोगिता है। सातवां प्रश्न आप देखिएगा, परिभाषिक शब्दावली की सामान्य विशेषताएं बताइए। परिभाषिक शब्दावली की विशेषताओं की अगर बात की जाए, देखिए परिभाषिक शब्द जो होते हैं इसकी परिभाषा दी है डॉक्टर गोपाल शर्मा ने। उन्होंने कहा कि परिभाषिक शब्द वह शब्द है जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता हो और जिसका अर्थ एक परिभाषा के द्वारा स्थिर कर दिया गया हो, ठीक है, वो होता है एक प्रकार से अनुपरिभाषिक शब्द। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से निश्चित रूप से परिभाषित होने वाले शब्दों को परिभाषिक शब्द कहते हैं। परिभाषिक शब्दों को हिंदी में तकनीकी शब्द भी कहा जाता है। तो ये होते परिभाषिक शब्द। परिभाषिक शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते पूर्ण परिभाषिक, एक होता अर्ध परिभाषिक शब्द। पूर्ण परिभाषिक शब्द में जैसे कि आप देखते हैं कई प्रकार के क्षेत्र, जैसे कि अभिक्रिया हो गया, ठीक है, पदबंध हो गया या तदर्थ हो गया, प्रवर्धक हो गया, कथानक है, ये सब पूर्ण परिभाषिक शब्द हैं। जबकि अर्ध परिभाषिक शब्दों में आप देखते हैं, आपको मैं बता दूं कि जिसमें आधा अर्थ, जैसे काव्य शास्त्रियों ने रस की परिभाषा विविध रूपों में दी है। वाक्य में रस आता है, वाक्य में रस एक सामान्य शब्द है और ऐसे ही उद्देश्य शब्द है। वाक्य में उद्देश्य एक परिभाषिक शब्द है और आप किस उद्देश्य में आए हैं या वाक्य में क्या उद्देश्य, मतलब वाक्य में उद्देश्य सामान्य शब्द है। तो कुल मिलाकर के अर्ध परिभाषिक शब्द को मध्यस्थ शब्द भी कहते हैं। थोड़ा हल्का शब्द होता है, थोड़ा हल्का शब्द होता है। परिभाषिक शब्द थोड़ा और कठिन लगता है, जबकि जो अर्ध परिभाषिक होता है थोड़ा सरल होता है उसकी अपेक्षा। परिभाषिक शब्दों की अगर बात की जाए तो पहला इसमें विशेषता, पहली विशेषता आप लिख सकते हो कि परिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिश्चित होता है, सुबोध होता है और स्पष्ट होता है। उसे अर्थ संकोच और अर्थ विस्तार के दोष से मुक्त होना चाहिए। परिभाषिक शब्द को, परिभाषिक शब्द को अपनी अर्थ परिधि से अधिक या कम अर्थ को अभिव्यक्त नहीं करना चाहिए, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, परिभाषिक शब्द उच्चारण की दृष्टि से सरल हो, सुबोध होने चाहिए। तीसरी बात, किसी एक संकल्पना के लिए एक ही परिभाषिक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। चौथी बात, हर शब्द को स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए ताकि उसे पढ़कर या सुनकर किसी अन्य परिभाषिक शब्द का भ्रम पाठक या श्रोता को ना हो जाए। पांचवी बात, परिभाषिक शब्द
अल्पाक्षरी या छोटा होना चाहिए। जैसे कि हंगर स्ट्राइक के लिए भूख हड़ताल शब्द अगर आप प्रयोग कर दे, हंगर स्ट्राइक के लिए अगर भूख हड़ताल शब्द है तो वो थोड़ा जटिल शब्द हो जाएगा, कठिन शब्द हो जाएगा। अगर भूख हड़ताल के स्थान पर आप एक शब्द छोटा सा प्रयोग कर दे, अनशन, अनशन शब्द भी एक प्रकार से अच्छा शब्द है, तो वो अच्छा माना जाता है हंगर स्ट्राइक के लिए। ठीक है, ये भी विशेषता। छठी विशेषता आप लिख सकते हैं, सरलता और बोधगम्यता के लिए समान श्रेणी के परिभाषित शब्दों में एक रूपता होनी चाहिए। साथ ही साथ असमान संकल्पनाओं अथवा चीज़ों के लिए मतलब चीज़ों से मिलते जुलते शब्द प्रयोग को टालना चाहिए। और इसके विपरीत संबंध संकल्पनाओं और चीज़ों के लिए एक श्रेणी में के संबंध का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से परिभाषिक शब्दावलियों की विशेषताएं हैं। इसके अलावा अगली विशेषता भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि परिभाषिक शब्द यथासंभव एक ही मूल शब्द से निर्मित होते हैं। परिभाषिक शब्द के नियत अर्थ में उपसर्ग, प्रत्यय या ये सब जोड़ करके आप नहीं बना सकते हैं, मतलब ये सब नहीं बनाना चाहिए परिभाषित शब्दों में। खास करके आप देखते हैं जहाँ तक गुंजाइश हो अन्य शब्द बनाने की गुंजाइश, एक प्रकार से खास करके अगर परिभाषिक शब्द कोई है तो उसमें अगर प्रत्यय वर्त्यय नहीं लगा है तो अपना निधरक शब्द है, एक अपना खाली शब्द है वो। लेकिन अगर उसमें प्रत्यय या उपसर्ग लगा कर दें तो कोई दूसरा शब्द बन जाए, ऐसा होना चाहिए परिभाषित शब्द। ठीक है, तो वो शब्द बड़ा ज़बरदस्त होता है। ठीक है, तो ये होता है। इसके अलावा परिभाषित शब्दावली में संक्षिप्तता के साथ साथ सांकेतिकता भी होनी चाहिए, जैसे कि अवनी, आगरा विकास निगम, ये सब। ठीक है, या इसी प्रकार से आप देखते हैं परिभाषित शब्दों को उनकी संकल्पना के अनुसार व्याख्या दे करके समझाया जाता है। जैसे अंतरिक्ष यानी या तापमापी यानी थर्मामीटर इसको कहते हैं, अंतरिक्ष माने स्पेस, तो ये सब होता है। तो ये सब होते हैं परिभाषिक शब्द। ठीक है, इसकी विशेषताएं। अगला प्रश्न है आपका 8वां प्रश्न है वैज्ञानिक। प्रश्न इंपॉर्टेंट है भैया। प्रश्न क्या है, वैज्ञानिक भाषा व तकनीकी शब्दावली की व्याख्या कीजिए। वैज्ञानिक भाषा और तकनीकी शब्दावलियों के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। वैज्ञानिक भाषा और तकनीकी शब्दावली, वैज्ञानिक भाषा और तकनीकी शब्दावलियों की अगर बात की जाए तो भारत में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का आविर्भाव जो है वो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से हुआ है। और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षण तथा अनुसंधान की भाषा अंग्रेजी ही रही है। और आज भी उच्च अध्ययन और अनुसंधानशालाओं और प्रयोगशालाओं की भाषा अंग्रेजी है। आप बीएससी करते हैं अंग्रेजी में ही आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। आप भी काम करें, मतलब आप बड़ी बड़ी जितने कोर्स करेंगे सब अंग्रेजी में ही आपको पढ़ना पड़ेगा। हिंदी में लोग पढ़ाते नहीं हैं और ना हिंदी में एक प्रकार से उन शब्दों का भी उतना ज़्यादा है, मतलब लेकिन बहुत सारे हिंदी के शब्द हैं लेकिन हिंदी में लोग कोई पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं पे इससे क्या होता है, आज भी आप देख रहे हैं तमाम प्रकार के स्थानों पर अंग्रेजी भाषा ही छाई हुई है। संगोष्ठियों और सम्मेलनों में भारतीय वैज्ञानिक अंग्रेजी के माध्यम से ही अपने विचार व्यक्त करते हैं। लगभग संपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान साहित्य जो होता है वो अंग्रेजी में ही प्रकाशित होता है। देश की प्रगति के लिए एक तरफ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और दूसरी तरफ भारतीय चेतना व संस्कृति रक्षा के लिए हिंदी भाषा पर जोर दिया जा रहा है। और दोनों बातें परस्पर विरोधी होने के बावजूद दोनों भाषा की स्वीकार्यता या दोनों में से किसी एक को चुनने की बाध्यता हम सभी के लिए विचारणीय प्रश्न है एक, कि भाई किस भाषा को चुना जाए। ठीक है, लेकिन हालांकि अब हिंदी में काम हो सकता है, अंग्रेजी की उतनी कोई आवश्यकता नहीं है, हिंदी में काम हो सकता है। लेकिन अभी भी लोग अंग्रेजी के पीछे एकदम से ऐसे पड़े हैं कि अंग्रेजी, अच्छा अंग्रेजी पढ़ने से क्या होता है, थोड़ा लोग जानते कि अंग्रेजी पढ़ रहा है, चश्मा बढ़िया लगा लिया, गोल गोल बाल लगा लिया, दो साइड बार कटवा लिया, एक दो ठो कटी फटी जीन्स पहन लिया, टी शर्ट पहन लिया और ऐसे हाथ हिला करके यो हानि सिंगा कह रहा तो लड़का बहुत तेज है पढ़ने में। अगर वही लड़का घर पे बैठ करके भजन कीर्तन गा रहा है, जय हनुमान ज्ञान गुरसागर गा दिया या एक प्रकार से वो गा दिया कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आंखें, तो वो एक प्रकार से गंवार हो जाता है। वो भैंस चराने अगर कोई लड़का जा रहा है तो वो एक प्रकार से गंवार कहा जाएगा। लेकिन वही लड़का अगर शहर में है और वो कुत्ता पाल रहा है, कुत्ते का एक प्रकार से बेड पर बैठा रहा है, कुत्ते को रोटी खिला रहा है, एकदम से उसको गले मिल रहा है कुत्ते से, तो उसको कहा जाएगा कि वो एनिमल लवर है। लेकिन अगर आप भैंस का गोबर काढ़ रहे हैं, भैंस को चरा रहे हैं, भैंस को दाना चारा हौदी सानी कर रहे हैं, तो आप लोगों को लगेगा कि अरे कौन काम है, भैंस के काम करते हैं। तो कोई काम अच्छा कोई काम बुरा नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बस लगन और श्रद्धा होनी चाहिए। कोई क्या कह रहा है डोंट मैटर, छोड़ दो यार, कहने दो। अच्छा ये क्या होता है, उनकी मानसिकता छोटी। आपको बता दूं जब आप ऊंचे लेवल पर पढ़ेंगे अभी और एमए करेंगे
तो आपकी मानसिकता ऐसे से डेवलप होती जाएगी। आप छोटी छोटी बातों को छोड़ना एकदम से इग्नोर कर दोगे। इग्नोर बहुत ज़बरदस्त प्रक्रिया है। अगर आप इग्नोर किसी को कर दे रहे हैं तो जान लीजिए ऐसा तमाचा आपने उसके गाल पर मार दिया कि 5 के 5 उंगली ओकरे गाले पर छपी गए, 3 दिन तक छपी रहे, यही मेरा तमाचा जानू लाग गा। अगर केहू का आप इग्नोर कर दी हो, बहुत भयंकर तमाचा लागत है भैया। तो इग्नोर जो होता है वो एक प्रकार से बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं पे आप देख रहे हैं कि जो है वैज्ञानिक भाषा और तकनीकी शब्दावली जो है खास करके वो अंग्रेजी में हो रही हैं। तो वैज्ञानिक भाषा की अगर बात की जाए तो वैज्ञानिक भाषा या तकनीकी भाषा जो होती है ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे शुरुआत से ही आप देख रहे हैं इस भाषा का प्रयोग संभवतः तत्कालीन आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए होता था। कालांतर में मानव ने अनुभूत विश्व को शाब्दिक रूप प्रदान करना प्रारंभ कर दिया और आज वैज्ञानिक और तकनीकी लेखन में भाषा पूर्ण रूप से मतलब इसकी आवश्यकता की पूर्ति करती है। आप देख रहे हैं विज्ञान में लगातार प्रयोग होते रहते हैं। उदाहरण के लिए जो है कार्य शब्द किसी प्रकार के श्रम का द्योतक है, चाहे वह मानसिक काम हो चाहे शारीरिक कर्म हो, किंतु भौतिकी में यही शब्द किसी पिंड पर अनुप्रयुक्त बल तथा बल की दिशा में गतिमान पिंड की दूरी के गुणनफल का द्योतक होता है कार्य। तो जहाँ पर कार्य आम जीवन में एक दूसरा अर्थ बताता है, वही कार्य भौतिकी में उसका कार्य का एक अलग परिभाषा है, कार्य का सूत्र होता है। ठीक है, कार्य क्या करता है? कार्य जो होता है वो एक प्रकार से किसी पिंड पर अनुप्रयुक्त यानी किसी पिंड पर लगाया गया बल या बल की दिशा में जो गतिमान पिंड की दूरी होती है उसका गुणनफल के बराबर होता है, उसके बारे में स्पष्ट करवाता है। कुल मिलाकर के वैज्ञानिक एवं तकनीकी भाषा की अपनी अलग प्रकृति होती है, आम भाषा से उसकी थोड़ी अलग प्रकृति होती है। ठीक है, कुल मिलाकर के पहली प्रकृति वैज्ञानिक साहित्य की भाषा सुनिश्चित होती है, स्पष्ट होती है और सुबोध होती है। और चूँकि वैज्ञानिक भाषा जो होती है, वैज्ञानिक भाषा या वैज्ञानिक शब्दावलियाँ जो होती है वो परिभाषिक शब्दावली भी कही जाती है, तकनीकी शब्दावली कही जाती है। दूसरी बात, एकार्थता वैज्ञानिक भाषा का अनिवार्य गुण होता है, मतलब वैज्ञानिक भाषा का एक ही अर्थ निकलेगा वैज्ञानिक में। तीसरी बात, विज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है ना कि व्यक्तिनिष्ठ होता है, इसलिए विज्ञान की भाषा वस्तुनिष्ठ होती है, मतलब बहुविकल्पीय एक प्रकार से जो आंसर है वही आंसर है, उसका कोई दूसरा आंसर नहीं हो सकता। जैसे राम जी के पिता का नाम था दशरथ, तो उनके पिताजी केवल दशरथ ही हैं। आपके पिताजी का नाम दशरथ है तो वो अकाट्य है, कोई दूसरे पिता किसी के नहीं हो सकते। तो ये आप समझे जैसे एक प्रकार से कि जो अकाट्य है, आपका नाम शिवम है या मेरा नाम ही शिवम है, हालांकि आपका नाम कोई है, आपका नाम आलोक है, आपका नाम एक प्रकार से शुभम है, आपका नाम और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये सब एक प्रकार से क्या है, ये सब एक प्रकार से अकाट्य कि भाई आपका वही नाम है तो आप उसी नाम से जाने जाते हैं। इसी प्रकार से विज्ञान जो होता है वो वस्तुनिष्ठ होता है। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बहुविकल्पीय, मतलब जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या होता है, केवल एक ही क्वेश्चन सही होता है चारों में से, ठीक उसी प्रकार से ये भी होता है। वैज्ञानिक शब्द जो होते हैं वो एक अर्थता प्रकट करते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये वैज्ञानिक जो साहित्य होता है वो अभिव्यक्ति प्रधान ना होकर के विषय प्रधान होता है। चौथी बात आप लिख सकते हो, पारिभाषिक शब्दावलियाँ का बहुतायत प्रयोग वैज्ञानिक साहित्य में किया जाता है। पांचवी बात, अलंकार की अगर बात की जाए, अलंकार का प्रयोग पुनरुक्ति या अनावश्यक विस्तार या वाकजाल इन सभी के लिए आप इसमें नहीं कर सकते, मतलब अलंकारिक शब्द का प्रयोग, इन सभी का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो वैज्ञानिक भाषा में। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए वैज्ञानिक शब्दावलियों की या तकनीकी शब्दावलियों की, तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषय वस्तु अनुवाद विषय वस्तु केंद्रित होने के कारण से इसका मूल आधार पारिभाषिक शब्दावलियाँ है। चाहे तकनीकी शब्द की बात की जाए चाहे पारिभाषिक शब्द मतलब कि उसकी बात की जाए वैज्ञानिक शब्द की, ये दोनों शब्दों में आप देखिएगा तो इसमें पारिभाषिक शब्दावलियों के ही शब्द होते हैं, पारिभाषिक शब्दावलियों के द्वारा ही वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावलियाँ भरती हैं। तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में मूलभूत पारिभाषिक शब्दों और उनके हिंदी पर्याय से परिचय जरूरी होता है। तो ये एक प्रकार से वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावलियों की व्याख्या मैंने आपको कर दी आपके समक्ष। ठीक है, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोग बड़े ध्यान सुनिएगा। देखिए, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में ये जो है आपको 2 प्रश्न करना होगा दीर्घ उत्तरीय का खंडसा से, लेकिन 500 शब्दों में आपको नहीं करना है, आपको 450 शब्दों में ही करना है। बाकी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में आपको 500 शब्दों में करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं। पहला प्रश्न है अनुवाद के स्वरूप से आप क्या समझते हैं? प्रतीक विज्ञान मतलब
प्रतीक विज्ञान की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, सृजनात्मक साहित्य तथा अनुवाद से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न भी आप पढ़ सकते हो, सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव में अनुवाद की भूमिका स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, प्रशासनिक अनुवाद की समस्याएं और समाधान स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अनुवाद मूल्यांकन क्या है, अनुवाद मूल्यांकन पद्धतियाँ बताइए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस प्रकार से ये 5 प्रश्न ने इंपॉर्टेंट बताए, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। आप आसानी से एक प्रकार से अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। बाकी और भी मॉडल पेपर हमने दिया है, अगर आप देखना चाहें या महासंग्राम वीडियो आप देख लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। तो बस आपका काम हो जाना है। तो अगर आपने ये देख लिया तो एक बार और अगर आप देखना चाहे देख लीजिए, नहीं दूसरा मॉडल पेपर पढ़ा हो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप एक मॉडल पेपर से बोर होते तो दूसरा आप देख सकते हैं, ठीक है। BA 4th सेमेस्टर हिंदी अनुवाद का मैंने मॉडल पेपर आपको विस्तार से बता दिया। निश्चित तौर पर आपकी समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी और आपने विस्तार से जाना हर एक चीज़ के बारे में। हिंदी अनुवाद के बारे में हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिंदी अनुवाद का चैप्टर 1 भी पढ़ा रखा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें तो ये एक प्रकार से आपकी परीक्षा में आने वाला है। कल की परीक्षा राम मनोहर लोहिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। और भी विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं, लिखित टाइप की परीक्षा होने वाली है, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घ उत्तरी टाइप के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, उनके लिए यह मॉडल पेपर और इसके पहले 2 मॉडल पेपर ऑलरेडी लिखित के अवेलेबल हैं। एक महासंग्राम वीडियो भी अवेलेबल है, तो आप उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा और ये सब प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हमने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पर आपका रिवीजन हमने लगभग बहुत हद तक करवा दिया है, ठीक है। सारी चीज़ समझ में आ गई। इससे पहले आपको बता दूं, जियोग्राफी का भी मॉडल पेपर मैं दे चुका हूं लिखित वाला, पॉलिटिकल साइंस का भी दे चुका हूं और सभी सब्जेक्ट का 2-2 मॉडल पेपर हो चुके हैं। अगर हो सकेगा तो जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सभी का और मॉडल पेपर मैं दूंगा, लेकिन अगर समय मिलेगा तो, क्योंकि क्या है कि इस समय मुझे अभी जो है जाना है बनारस, तो टाइम थोड़ा कम है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा बीच में क्या हो जाएगा, इसे अच्छा 28 को तो छुट्टी, मतलब आपको 28 का पेपर होगा शायद, उसके बाद में फिर छुट्टी हो जाएगी। तो आप लोग थोड़ा देखिएगा। बाकी मैं प्रयास करूंगा कि आपकी क्लास ना बंद होने पाए, किसी तरीके से एक भी दिन का गैप आपका ना होने पाए, मैं पूरी कोशिश यही करूंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद।